Hello everyone, welcome to Magnet Brains in the Medium. My name is Vedant Singh and I am your English educator. तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड बर्टरेंट रसल चैप्टर 5 एक्सरसाइज पार्ट 2। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट की एक्सरसाइज को। यहां पर क्या दिया है, C1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। अब देखिए यहां पर दिया है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इनको अच्छी तरीके से समझना है और उसके बाद इनके आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्कस द आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सबसे पहले तो कीवर्ड हमारा दिया है मैनकाइंड, ठीक है, और यहां पर एक और कीवर्ड दिया है हमारा आइडियाज। तो हमको क्या करना है, हमको डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है, उन आइडियाज को, है ना, उन प्यारे प्यारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, है ना, उनको हमको डिस्कस करना है। उन्हें क्या किया, सहायता की, किसकी, मानवता की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़ा है, तो मुझको नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपके माइंड में कोई भी डाउट होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए इसके आंसर को हम देखते हैं। यहां पर दिया है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज एन एसे रिटन बाय ब्रिटिश फिलोसोफर। अब ये जो चैप्टर है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है, इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है एक ब्रिटिश फिलोसोफर ने, ठीक है। अब अगर हम ध्यान दें तो यहां पर दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ये जो पर्टिकुलर टाइटल आप देख रहे हो, यह क्या है, ये कहीं ना कहीं जो आपने पढ़ा, जो मैंने आपको पढ़ाया, वो एक ऐसे था, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे दिया है ब्रिटिश फिलोसोफर। तो ये जो ऐसे है किसने लिखा है, इसको लिखा एक ब्रिटिश फिलोसोफर ने, और जिसका नाम आप जानते हैं बर्टरेंट रसल है। एंड मैथमेटिशियन बर्टरेंट रसल, तो वो एक मैथमेटिशियन भी हैं, एक फिलोसोफर भी हैं। इन दिस ऐसे, अगर हम इस ऐसे की बात करते हैं, ही हैज डिपिक्टेड आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो यहां पर इस ऐसे की अगर हम बात करें तो इसमें क्या डिपिक्ट किया गया, आइडियाज को डिपिक्ट किया गया है, बताया गया है। डिपिक्ट का मतलब होता है चित्रित करना। दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसने क्या करा है, मानवता की सहायता की है, ठीक है। अब देखिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो आइडियाज हैं, जिन्होंने क्या करा है, सहायता की है मैनकाइंड की, वो क्या है, बिकम सिविलाइज्ड एंड सुपीरियर टू एनिमल्स, है ना। अब कहीं ना कहीं वे जो हैं वो कहीं ना कहीं सिविलाइज्ड हो जाते हैं और सुपीरियर हो जाते हैं आदमी में, एनिमल्स से। अब अगर आप ध्यान दो तो आइडियाज स्वाभाविक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, हम लोगों को ना बहुत बेनिफिट पहुंचाते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें, ह्यूमंस हैव इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, जो हम लोग हैं, खास के अगर हम अपनी बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो उनकी खुद की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज होती हैं, यानी मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता की बात हो रही है यहां पर। एंड मॉरल क्वालिटीज, और साथ ही साथ नैतिक क्वालिटीज की बात हो रही है यहां पर। तो जो हम लोग हैं, हम जो मानव हैं, हमारे पास बौद्धिक क्षमता भी है, हमारे पास नैतिक गुणवत्ता भी है हमारे पास। दैट मेक्स ह्यूमन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, जो क्या करता है, हम लोगों को यानी ह्यूमंस को क्या करता है, अलग बना देता है, किससे, एनिमल्स से। सम ऑफ मैनकाइंड्स इन्वेंशन हेल्प्ड ह्यूमन टू बिकम सिविलाइज्ड, और कुछ ऐसी मैनकाइंड यानी मानवता के कुछ ऐसे इन्वेंशंस हैं जिन्होंने क्या करा है, सहायता की है। किसकी सहायता की है, ह्यूमंस की, ताकि वो क्या हो सके, सिविलाइज हो सके। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको हिंदी में प्रॉपर्ली इसको समझा दिया है। अब हम समझते हैं कि यहां पर दिया तो दिया क्या है। ओवरऑल यहां पर हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश फिलोसोफर के वर्क की, जी हाँ, और ये क्या है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। अब वो यहां पर क्या कर रहे हैं, वो यहां पर चित्रित कर रहे हैं। क्या चित्रित कर रहे हैं, कुछ आइडियाज को चित्रित कर रहे हैं, ठीक है। जिसने क्या करा, जिसने कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति को, खास करके अगर हम अपनी बात करें तो हमको सिविलाइज किया। आज हम लोग सिविलाइज्ड हैं, आज हमारे पास क्या है, हर एक चीज अवेलेबल है जो हमारी सहायता कर सकती है। हम मॉडर्नाइज हो गए हैं। तो आइडियाज ने हमारी जिंदगी को बदला है, ठीक है। और हम लोग जो हैं आज के समय में जानवरों से ज्यादा सुपीरियर हैं। जानवर हमारे सामने कुछ भी नहीं लगते, अगर आप ध्यान दोगे और आपको पता चलेगा तो जो जानवर है वो हमारे नीचे हैं, ठीक है। अब यहां पर ये बताया गया है कि हम लोग जो हैं वो जानवरों से कुछ हद तक बहुत अलग हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो है ना माय डियर स्टूडेंट्स, वो कहीं ना कहीं उन लोगों से बहुत अलग है। हम अगर ध्यान दें तो हमको पता चलेगा कि हमारी जो बौद्धिक क्षमता और जो मॉरल, आपने सुना होगा ना, जब छोटे थे तो अब तो आप बड़े हो गए तो मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था।
तो ये क्या है, देखिए हमको जब भी कुछ सिखाया जाता है, जब भी हमको कुछ करना होता है, तो हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि वो चीज़ सही है कि गलत है ना, वो चीज़ किस तरह से हमारे लाभकारी है कि नहीं। तो नैतिकता की जहाँ बात आती है, मोरालिटी की हम बात ले आते हैं, तो हमारे अंदर नैतिक गुण होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो इंसान है वो हम लोग, यानी इंसानों की बात हो रही है, हम लोग जानवरों से इन दो क्वालिटीज के कारण बिल्कुल अलग जान पड़ते हैं। अब सम ऑफ मैनकाइंड इन्वेंशन हेल्प्ड ह्यूमंस टू बिकम सिविलाइज्ड। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या दिया है कि कुछ अगर हम मैनकाइंड्स की बात करें, यानी मानवता की बात करें, तो उनकी जो इन्वेंशन है, अब देखिए इन्वेंशन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को बनाना। तो आज के समय आप इतने सारे इन्वेंशंस देख पा रहे हो जो कहीं ना कहीं क्या करता है, हम लोगों की सहायता करता है, और जिसने क्या करा है, हमको सिविलाइज्ड बनाया। चलो अब आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताओगे कि किस तरह से आप लोगों को क्या करना है, किस तरह से आप लोगों को चीजें मैनेज करनी है, और किस तरह से आपको आगे बढ़ना है। तो आप लोग क्या क्या करोगे, आप लोग अपनी एक लिस्ट बनाओगे, प्लानिंग करोगे और उसके हिसाब से आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर आपको कुछ इन्वेंट करना है तो आपके दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो जाएंगे, और वही चीज है, यानी आदमी के पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल था। इस कारणवश उसने क्या करा, इन्वेंशंस की। अब चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर आप ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि जब हम बात करते हैं ह्यूमन की, ठीक है, यानी हम लोग इंसानों की बात हो, तो हमारे पास दो चीजें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक होती है क्या, हमारी बुद्धि, ठीक है, और एक क्या होती है, हमारी नैतिकता। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर ये और ये लगा देता हूं, और यहां पर बना देता हूं भेजा, ठीक है। तो आप लोग अब क्या कर पाओगे, कनेक्ट कर पाओगे। यानी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यहां पे हम ब्रेन का बहुत उपयोग करते हैं, और जहां पर हम सही गलत को देखते हैं वहां नैतिकता आ जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आदमी के पास ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है, इनको जब हम जोड़ देते हैं, तो आदमी क्या बन जाता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है। किन से, जानवर से। क्यों, क्योंकि जानवर के पास ये दोनों चीजें मौजूद नहीं होती। तो यही बात जो है बर्ट्रैंड रसल जो है अपने इस ऐसे में आप सभी के सामने लेकर आए हैं। इस ऐसे का आशय ही यह है कि जानवरों से हम कैसे अलग होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात यहां पर बनकर आती है कि किस तरह से जो जानवर हैं ना, जानवर को तो हम लोग इस तरह देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाते, ऐसे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, उनके पास भी इमोशनल एबिलिटीज होती हैं। लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं, तो ह्यूमंस क्या करते हैं ना, चीजों को इन्वेंट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास क्या है, ब्रेन है। उनके पास क्या है, उन लोगों के पास है ब्रेन। अब ब्रेन को उपयोग करने से क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेन को उपयोग करने से ना हम हर एक चीज अच्छे से कर पाते हैं। तो स्वाभाविक हम जानवर से अलग होंगे। हम लोगों ने क्या करा है, इन्वेंशन की है। हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इन्वेंशन किया है, बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन किया है, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया। क्यों कर पाए, क्योंकि हमारे पास ब्रेन है। अब इस ब्रेन से हम लोग क्या हो गए, हम लोग कहीं ना कहीं आप ध्यान दो तो हम लोग सिविलाइज्ड हैं, और हम लोग एक कल्चरल सोसाइटी में रहते हैं। या आप हमको से कल्चरल सोसाइटी की अगर हम बात करें तो हम लोग यहां पर रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं क्या है, हमारे पास कहीं ना कहीं ब्रेन है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं, और सबसे बड़ी चीज ये कि हम चीजों को बनाते हैं। तो एक हमने कल्चर बनाया है, एक सोसाइटी ही बनाई है हमने, ठीक है, और हमारे पास हर एक चीज है आज के समय अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण की बात करें, द डिस्कवरी ऑफ फायर इज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन इन द रेस ऑफ सिविलाइजेशन। अगर मैं बात करता हूं किसकी, डिस्कवरी ऑफ फायर की, आपने देखा होगा फायर जो है आग, तो आग क्या करती है, आग के कितने रोल होते हैं। अगर मैं बात करता हूं फायर की, तो फायर क्या करता है, फायर कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए फूड बनाता है, खाना बनाता है ना, मतलब मदद करता है, खाना नहीं बनाता, फूड बनाने में सहायता करता है। क्यों, अगर आप आग की भट्टी ले लो, आग की भट्टी पे लकड़ी जलाओ और उससे क्या होगा, खाना पकेगा, ओवरऑल खाना तो बनेगा ही। माय डियर स्टूडेंट्स, फायर से आपको क्या मिलती है, हीट मिलती है।
तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जो डिस्कवरी है, अब आप बोलोगे सर फायर को इन्वेंट नहीं किया गया, यहाँ पर डिस्कवरी वर्ड की यूज हुआ है, यहाँ पे तो इन्वेंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर बात हो रही है खोज की, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर खोज किया है उन्होंने, है ना। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने खोज किया किसका, फायर का। अब उसको कहीं ना कहीं माइलस्टोन इन द रेस ऑफ सिविलाइजेशन ऐसा माना गया है कि मील का पत्थर माना गया है हमारे सिविलाइजेशन में, हमारी सभ्यता में। हमारी सभ्यता में इसको मील का पत्थर क्यों माना गया है, इसके पीछे सिर्फ नॉर्मल सा कारण यह है कि कहीं ना कहीं अगर आग नहीं होती तो शायद आज के समय हम लोग कुछ खाना नहीं बना पाते। हम लोग क्या करते, मीट ही खाते, मांस मदिरा इन सब का पान जो पहले लोग किया करते थे अब हम लोग नहीं करते। मैन स्टार्टेड कीपिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स विद हिम। अब जो आदमी है ना, अगर हम अपनी सभ्यता की बात करें तो आप लोग एक चीज बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कर पाओगे, और वो ये है कि आज के समय ना हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिकेट। अब अगर मैं बात करता हूं डोमेस्टिकेट की, डोमेस्टिकेट यानी आप देखो कि आप लोगों के यहाँ पे काऊ होगी, आपके यहाँ पे बफेलो होगी, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं बुल को भी रखते हो, काऊ बुल, कभी कभी आपने शीप्स को भी रखा होगा अपने यहाँ पर, ठीक है, शीप हो गया ना। और इसके अलावा भी हमारे पास भेड़ होती है, बहुत सारी चीजें जिनको हम क्या करते हैं, बहुत सारे जानवरों को क्या करते हैं, पालते हैं, पशुपालन, डोमेस्टिकेशन करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे साफ साफ कारण ये है माय डियर स्टूडेंट्स कि पशुपालन करना, डोमेस्टिकेट करके रखना, ठीक है, इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ये जीव हमारे बहुत काम आते हैं। तो मानवों ने इस बात को समझ लिया कि अगर काऊ बुल और शिप को हम अपने यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, जो शीप होती है उसको अपने पास रखेंगे, संभाल के उन लोगों को उपयोग करेंगे तो हमको वूल मिलेगा, दूध मिलेगा। तो इन सब से क्या हुआ, इन सब से ना हमको रिसोर्सेज प्राप्त हुए, ठीक है, हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ, रिसोर्सेज प्राप्त हुए। अब जैसे कि आपको पता है कि जब हम डोमेस्टिकेटेड चीजों की बात करते हैं, जहां हम किसी को पालते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो मिल्क हो गया, ठीक है, आप ध्यान दो मिल्क ना, आप देखो बटर, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो काऊ हमको लाकर दे देती है, उसके पास अवेलेबल है। लाकर देने का इन द सेंस ये है कि उसके पास, उसका शरीर ऐसा बनाया गया है कि वो क्या करती है, ये सब चीजें हमको देती है, हमको प्रदान करती है, और यही जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं उसको ना अलग बना देती है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि यहां पर दिया है कि द डोमेस्टिकेशन ऑफ सच एनिमल्स हेल्प्ड ह्यूमंस इन मैनी वेज। अब जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बहुत अच्छे तरीके से ये जो जानवर है वो क्या करते हैं, मानवों की सहायता करते हैं। द आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज एलिवेटेड मैन फ्रॉम अ वाइल्ड क्रिएचर। अब अगर आप ध्यान दो तो अब अगली चीज जो है वो क्या है, आइडिया। आइडिया का मतलब क्या होता है, हमारा सोच, हमारे विचार, थॉट्स। उसने क्या करा, जो आइडिया ऑफ डिस्कवरिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज। अब हम लोगों ने क्या करना चालू किया, अगर हम बात करते हैं राइटिंग की, राइटिंग की अगर मैं बात करूं तो जब से हमने क्या किया है, हमने खोज की है लिखने की, तो लिखने से क्या होता है, हम अपने आइडियाज को ना, जो हमारे आइडियाज होते हैं उसको रिटर्न फॉर्मेट में लोगों तक पहुंचा रखते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देख पा रहे हो कि यहां पर जो कुछ भी दिया है उसको मैं क्या कर रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को लिख कर समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लिखने से क्या होता है, दो तरह की भाषा होती है, आपको पता है, मौखिक और लेखिक भाषा। तो मौखिक भाषा तो हम लोगों को पता है ओवरऑल कि हम लोग बात कर पाते हैं, लेकिन जब लिखित भाषा की बात करते हैं तो लिखने से सारे आइडियाज जो हैं वो एक कॉम्पैक्ट मैनर पे हमारे पास रहते हैं। अब आप कितना भी सुन लो, आप लोगों को मैं कितना भी पढ़ा दूं, ठीक है, मान लीजिए आप क्लास में हो, अब क्लास में रिकॉर्डिंग वगैरह तो होती नहीं है, लेकिन अगर आपके पास वही चीज लिखी हुई हो, आपने सुना हो और लिखा हुआ हो, तो आपके माइंड में वो चीज बहुत अच्छे से चली जाती है। अब देखिए यहां पर दिया है डिस्कवरिंग एंड राइटिंग लैंग्वेज एलिवेटेड। एलिवेटेड का मतलब होता है ऊपर उठा दिया, मैन फ्रॉम अ वाइल्ड क्रिएचर टू इट्स प्रेजेंट सिविलाइज स्टेट। अगर आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी कि स्वाभाविक है, आप देखिए ना कि हम लोग आज के समय में इतने सिविलाइज्ड हैं, हमारा जो कल्चर इतने सिविलाइज्ड है, इसके पीछे कारण क्या है, कारण यही है कि हम लोगों ने क्या करा, अपने आप को ऊपर उठा लिया है। अब सिविलाइजेशन गेव द आइडिया ऑफ लिविंग इन अ फैमिली। अगर हम बात करते हैं फैमिली की, आप सबकी अपनी अपनी फैमिलीज होंगी, मैं भी एक फैमिली में रहता हूं, मैं एक फैमिली का मेंबर हूं, है ना, जितने भी लोग हैं काम करते हैं हर जगह, हम सबकी फैमिलीज होती हैं, ठीक है। तो वे लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनको हम कह सकते हैं वो सिविलाइज्ड हैं, क्योंकि उनकी फैमिलीज है, वो अपनी फैमिली को ख्याल रखते हैं, अपनी फैमिली को पालन पोषण करने का पूरा जो उन्होंने ठेका उठाया है ना, वो सारा काम उनके हाथ में ही रहता है।
तो इट ऑल्सो गिव द सोसाइटी सम क्राइटेरिया टू लिव इन मॉरल लाइफ। तो कहीं ना कहीं फैमिली हमारे अंदर नैतिकता के भावों को भी जगाती है, जैसे मम्मी पापा बहन भाई है ना, सबके साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सब चीज़ें क्या होती है, कंबाइंड फॉर्म में आ जाती हैं और एक सिविलाइजेशन का जो है वो एक बहुत बढ़िया से गठन करती हैं। सिविलाइजेशन का गठन कहीं ना कहीं क्या करता है, हम लोगों को आगे लेकर जाता है और हमको एलिवेट करता है। सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी फ्रेंडली। सिविलाइजेशन क्या करता है, हम लोगों को ना बहुत अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं सिखाता है कि किस तरह से हमको फ्रेंडली होना है और एक दूसरे के साथ बहुत बढ़िया तरीके से रहना है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप लोगों ने ओवरऑल ये देख लिया होगा कि कितने अच्छे तरीके से हमने क्या करा है। हमने हर एक चीज को यहां पर समझा, हर एक चीज को हमने देखा है। तो यहां पर आप देखिए फ्रेंडली विथ ईच अदर। तो आप लोग इस बात को और अच्छे से समझने का प्रयास करें कि जब फैमिली की बात आती है, सिविलाइजेशन की बात आती है, इन सब चीज़ों की बात आती है, तो कहीं ना कहीं हमारी बोली चाली लिखने का तरीका हर एक चीज़ भी कहीं ना कहीं उनके लिए सहायक होगा। तो यही बात जो है, यही जो कॉन्सेप्ट है हमारा आइडिया ना, राइटिंग का, रहने का, अच्छे तरीके से बातचीत करने का, तो हर एक चीज़ जो है वो ओवरऑल हम यहाँ पर अच्छे से देख पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरे हाथों की बात करें, देयर आर सम डिफेक्ट्स इन द ह्यूमंस दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स ना। इतने सारे डिफेक्ट्स जो हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर आप देख पाते हैं, है ना। हम सभी के अंदर क्या होता है, अगर हम आदमियों की बात करें, खुद की बात करें, तो आप देख पाओगे हम अंदर खामियां होती हैं। हम सभी के अंदर ना खामियां हैं। तो इन ह्यूमंस दैट आर नॉट फाउंड इन एनिमल्स, अब ये जो खामियां जो हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं जानवरों के अंदर नहीं देखी जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें इमोशंस। अब आप बोलोगे सर ये इमोशन थोड़ी कोई खामी होती है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादा इमोशनल होना भी बहुत बेकार है अपने जीवन में, क्योंकि इमोशन से आप कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकते। हम बोलते हैं ना, दिमाग से सोचो दिल से नहीं सोचो। तो यही वाली बात जो है कहीं ना कहीं क्या होती है, हमारे अंदर भी क्या होती है, लागू होती है। तो ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमको इन बातों को समझना चाहिए। इमोशन टेक्स अवे द मेंटल पीस ऑफ अ मैन। मतलब आप खुद सोचिए ना, आप खुद स्वाभाविक है कि अगर आपको कोई डांट दे अननेसेसरी, तो आपको बड़ा गुस्सा आएगी, आप इतनी इमोशनल हो जाओगे कि आप भूल जाओगे। तो क्या होता है ना, इमोशंस क्या करते हैं, आदमी की मानसिक शांति को ना छीन लेते हैं। बट अदर मोरल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज हेल्प ह्यूमन बींग्स टू बी हैप्पियर एंड कामर। लेकिन अगर आप बात करते हो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज की, तो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज क्या करती हैं, मानव को कहीं ना कहीं ऊपर उठाती हैं, कहीं ना कहीं उसको शांत करके रखती है, हैप्पी करके रखती है। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, इसके पीछे मैं आपको कारण बताता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ, चलिए वापस हम अपने उस वाली कहानियों पर आ जाते हैं। हमारे पास है हमारा कैरेक्टर कल्लू राम। अभी जो कल्लू है, आप देखिए कल्लू है ना, ये कल्लू साहब है हमारे, ठीक है। अभी जो कल्लू साहब है, ये एक बहुत ही बढ़िया आदमी है, ठीक है ओवरऑल। तो क्या होता है इन कल्लू राम जी के साथ, इनके पास इनकी खुद की एक बेटी है, ठीक है। कल्लू राम की बेटी का नाम क्या है, चलिए मान लीजिए कल्लू राम की बेटी का नाम है आप मान सकते हैं मिस कल्लू, ठीक है। या आप इसको ले लीजिए क्या बोल सकते हैं, कुछ अच्छा सा नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वैसे ओवरऑल मैं तो इसका नाम कुछ समझ नहीं पा रहा, चलो इसको हम लड़का मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है कल्लू, इसका नाम है लल्लू, ठीक है। तो लल्लू जी जो है, लल्लू छोटा सा बच्चा है और एक कल्लू उनका बेटा है, ठीक है। अब जो लल्लू है, लल्लू जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्या है, खुश मिजाज बच्चा है। लेकिन क्या होता है कि एक एग्जाम में मिड टर्म्स की अगर हम बात करें तो वो फेल हो जाता है। तो कल्लू जो है, कल्लू का बेटा लल्लू जो है, कहीं ना कहीं लल्लू राम है ना, लल्लू राम इतना गुस्सा हो गया कि उसने क्या करा, उसने सुसाइड कर लिया, ठीक है, सुसाइड कर लिया। और कल्लू ने क्या करा, कल्लू ने सिर पीटना चालू करा। तो आप देखो कि कल्लू लल्लू के बीच में अंतर क्या है। पहली चीज तो ये पिता पुत्र का अंतर है। दूसरी चीज ये, लल्लू को जैसे ही पता चला वो फेल हो गया है, तो लल्लू ने क्या करा, आत्महत्या कर ली। तो इस पे जो मिड टर्म, अब इतनी छोटे से स्कूल में पढ़ रहा है, एग्जाम से इतने छोटी छोटी क्लासेस के बच्चे होने के बाद, मतलब वो मान लीजिए 11th क्लास में पढ़ता है, उसने ऐसा कदम उठाया। अब इसके चलते क्या हुआ, आप समझ सकते हो कि कल्लू जो है, कल्लू ने भी इस बात को ध्यान दिया, समझा। तो ओवरऑल एक बात क्लियर हो गई, और वो ये थी कि कहीं ना कहीं जो इमोशन है, आदमी के जो इमोशंस होते हैं वो उसके साथ खेलते हैं। अब अगर ये बच्चे में समझदारी होती, इंटेलेक्चुअल होता, देखिए इंटेलेक्चुअल का मतलब ये नहीं होता कि आप क्लास में ना 100/100 ले आए, 100/100 ले आए आप तो इंटेलेक्चुअल हो, बिल्कुल भी नहीं, रॉन्ग। ऐसा थोड़ी होता है कि कल्लू का बेटा लल्लू जो है 100 में से 100 ले आया तो वो इंटेलेक्चुअल नहीं। इंटेलेक्चुअल वो होता है अगर उसको फेल हो गया,
फेल होने के बाद वो देखेगा कि मेरे में कमियां क्या थी, मेरे में वीकनेस क्या थी। तो ठीक है, तो वीकनेस जो होती है हमारी, वो मेरे अंदर क्या थी, तो इस चीज को अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा। तो अगर लल्लू जो है इस बात पर ध्यान देता, समझता कि नहीं मैं इस बार ऐसा कर गया तो अगली बार और अच्छा करूंगा, ऐसा करता तो बेटर होता। तो आपने देखा कि कैसे वो एक इमोशनल ट्रैप के अंदर आ गया। जैसे ही वो एक इमोशनल ट्रैप के अंदर आ गया, उसने अपने सुसाइड करने के लिए अपने आप को खुद प्रेरित कर लिया, और इस चलते क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई। तो जो मृत्यु की जो अवस्था आई है, कहीं ना कहीं उसका ही कारण है। तो इमोशनल फैक्टर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आपको रुला देते हैं। अब एक और कहानी मैं आपको बताता हूं, जहां पर आप लोग देख पाओगे कि अब यहां पर जो है मिस पिंकी हैं, ठीक है, मिस पिंकी, आप पिंकी जी की बात करिए, पिंकी जी हैं, ठीक है। अब पिंकी का जो बच्चा है उसका नाम क्या है, पिंकू, ठीक है। पिंकी जी के बच्चे का नाम है पिंकू। पिंकू पढ़ता है 12th में। अब जैसे पिंकी ने देखा कि जो पिंकू है, पिंकू जो है, पिंकू फेल हो गया। अब पिंकू फेल हो गया तो अब पिंकू जो है बड़ा उदास था, समझा नहीं पा रहा था क्या करे। लेकिन पिंकू ने क्या करा, अपनी मम्मी के पास गया और मम्मी को सारी बातें बताई कि मम्मी देखो मेरे साथ ये हुआ है, ऐसा ऐसा किया है, कोशिश किया मैं, पर मैं फेल हो गया। तो पिंकी की मम्मी ने बोला बेटा तेरे को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि तू जो है वो कर सकता है। उन्होंने उसकी इमोशन जो है, इमोशन की जो अगर हम बात करते हैं, उसको और ज्यादा बढ़ाकर आगे ना ले जाकर क्या किया, उसको थमा दिया और उन्होंने कहा कि बेटा तू बुद्धिमान बन, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ छिपा है, बिल्कुल सही है, लेकिन अगर तू अच्छे से पढ़ना चाहता है, सब कुछ करना चाहता है, तो तू अपनी गलतियों को देख। तो इस तरीके से क्या हुआ, यहां पर अगर आप देखो जो आदमी है उसको खुशी क्या देती है, उसकी इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज। अब जो पिंकू है वो बिल्कुल खुश हो जाता है, उसको लगता है कि नहीं मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, और उसकी बुद्धिमानी भी देखो, वो अपनी मम्मी के पास जाता है, उसने कोई कदम नहीं उठाया। तो अल्टीमेटली द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस चेंज द होल पिक्चर ऑफ सिविलाइजेशन। अब उसके बाद अगर आप ध्यान दो तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन्वेंशन का मतलब होता है कुछ बनाना। तो यहां पर जो इन्वेंशन है किसका, प्रिंटिंग प्रेस का। अब देखिए प्रिंटिंग प्रेस क्या होती है, प्रिंटिंग प्रेस कैक्सटन की बात होती है यहां पर, है ना। तो प्रिंटिंग प्रेस में क्या होता है कि जो पहले समय में बाइबल वगैरह लिखी जाती थी, वो सब कुछ जो होता था, आप लोगों को पता होगा कि बाइबल जो हर्ब्यू लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज में थी, अब लोगों तक तो वो पहुंच नहीं पाती थी। तो इंग्लैंड में ना एक कैक्सटन थे, और अभी बहुत अच्छा नाम है उनका, मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। तो उन्होंने क्या करा था ना, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से एक इन्वेंशन किया था प्रिंटिंग में। तो क्या हुआ, उसके कारण लोगों ने क्या करना चालू करा, इससे एक चीज साफ हो गई कि लोगों को समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं अब पेजेस जो हैं वो छपेंगे। तो ये जो प्रिंटिंग प्रेस था वो क्या करता था, पेजों को छापता था। उससे क्या होता था, बंडल से बंडल अलग अलग होकर अलग अलग किताबें बन जाया करती थी, और लोग उनको पढ़ा करते थे। बहुत सारी कॉपी, जितनी कॉपी आपको बनाना है आप बना सकते थे। तो वही चीज जो है यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बताई गई। अब अगर आप ध्यान दो तो प्रिंटिंग प्रेस ने क्या करा, पूरी दुनिया को ना बदल कर रख दिया। दिस लेड टू द मोर रैपिड डिसिमिनेशन। डिसिमिनेशन का मतलब तो फैलना। तो यहां पर इसने क्या करा, बहुत ज्यादा क्या हुआ, बहुत तेजी से फैलाया क्या, इंफॉर्मेशन और एक्सेलरेशन द जर्नी टुवर्ड्स द सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। अब देखिए यहां पर अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आप लोगों को सिर्फ एक बात जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और वह यह है कि प्रिंटिंग प्रेस ने क्या करा, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चालू किया ना। तो यहां पर यही चीज जो है आप लोगों को समझनी है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि क्या होता है कि जब हम बात करते हैं प्रिंटिंग प्रेस की, तो प्रिंटिंग प्रेस क्या करती है, कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अब जो भी चीजें लिखी हुई हैं अगर आपके हाथ में आ जाए प्रिंटेड फॉर्मेट में तो कितना अच्छा रहेगा। तो पहले समय के लोग क्या करते थे, पहले समय के लोग मौखिक भाषा का उपयोग बहुत करते थे। लिखित भाषा में तो कुछ था नहीं, और लिखित में था भी तो वो किसी के पास पहुंच नहीं पाता था। तो वही चीज है, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग प्रेस ने क्या करा, बहुत सहायता की इन चीजों को लेकर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर ह्यूमन बींग्स। अब किस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं डिफरेंट है किससे, एनिमल्स से। अब अगर मैं ध्यान दूं तो आप लोग यहां पर देख पाओगे, हम अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें यानी हम लोग, तो हम लोग ना जानवरों से किस तरह से एकदम अलग घोषित हो जाते हैं। आपको सोचिए ना कि हमें और जानवरों में अंतर क्या है। तो वही चीज जो है हमको यहां पर समझानी है कि हम लोग उनसे अलग कैसे हैं। अब देखिए ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स जो हैं उनसे वो लोग बहुत ज्यादा अलग हैं। इंटेलेक्चुअल एंड मॉरल क्वालिटीज सेपरेट ह्यूमन बींग्स। अब जो इंटेलेक्चुअल और मॉरल क्वालिटीज हैं वो क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं किसको, ह्यूमन बींग्स को, किससे, एनिमल्स से।
इट इज ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स, है ना, हम लोगों को एनिमल्स से ज़्यादा पता है एंड इट इज़ कॉमन टू कंसिडर, और इसको हम कहीं ना कहीं बहुत सामान्य तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। इट इज़ वन ऑफ आवर एडवांटेज, ये कहीं ना कहीं क्या है, ये हम लोगों का एक एडवांटेज है। एनिमल्स कैन नॉट थिंक लाइक ह्यूमन बींग्स, जो एनिमल्स होते हैं वे लोग क्या नहीं करते, वे लोग ना सोचते नहीं हैं जानवरों की तरह। अब अगर आप ध्यान दो तो जानवरों ह्यूमन बींग्स की तरह वजह सोच नहीं पाते, बिकॉज ऑफ दैट ह्यूमन बींग हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग पावर। अगर मैं ध्यान दूं तो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना, जो ह्यूमन बींग्स हैं उन लोगों के पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग होती है। अब जानवर ना इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को सोच नहीं पाते हैं, स्वाभाविक है, जानवर के पास भी बुद्धि है लेकिन आदमी सोच सकता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग या पावर नहीं है उनके पास। इट हैज़ हाईली सेंसिटिव पावर ना, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ना सेंसिटिव पावर है। तो ह्यूमन बींग्स आर वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड एडवांस्ड क्रिएचर्स। अगर हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन बींग्स की, तो वे लोग क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड हैं और एडवांस्ड क्रिएचर्स हैं, ठीक है। अगर इस दुनिया की अगर हम बात करें, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर आप ध्यान दो तो आप पाओगे कि सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, सबसे ज़्यादा एडवांस्ड क्रिएचर कौन है, वो होगा कौन, हम लोग। सो ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन बींग्स हैं वे लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है किससे, एनिमल्स से। अब आप बोलोगे सर किस तरह से, ऐसा क्या कारण है, तो ओवरऑल हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो हमको अलग बना देती हैं। एक तो हमारे सोचने समझने की क्षमता, जानवर इतना सोच समझ नहीं पाता, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास चीज़ों को समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू एनिमल्स। अगर आप जानवरों से कंपेयर करोगे तो वो इतना सोच नहीं पाता। हमारे पास बुद्धिमानी है, हमारे पास हर एक चीज़ है। तीसरी चीज़, हम हर चीज़ बोल के बयां कर पाते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, हाउ हैज द सिविलाइजेशन हेल्प्ड अस, किस तरह से सिविलाइजेशन ने हमारी सहायता की है। डिस्कस करिए। डिस्कस का मतलब क्या होता है, मतलब चर्चा करना। Civilization has helped us in such a way that in ancient time we were just like animals। अगर मैं ध्यान दूं तो आपको पता चलेगा जो सिविलाइजेशन है उसने क्या किया है, हेल्प की ना, वो कर चुका है, हैज हेल्प्ड अस इन सच अ वे। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ बताना है कि कैसे सिविलाइजेशन ने सहायता की है हमारी। अब वी हैडंट द नॉलेज ऑफ द वे ऑफ लाइफ, ठीक है, हमारे पास तो कोई नॉलेज इतनी थी नहीं, जिंदगी के बारे में जानकारी नहीं थी। वी वर नॉट मोर एडवांस लाइक टुडे, जैसे पहले के समय में हम बहुत ज़्यादा एडवांस थे, आज के समय हम लोग उतने एडवांस नहीं। अब आप बोलोगे सर ये उल्टी बात क्यों कर रहे हो आप, तो मैं यहाँ पर एक पैराडॉक्स लेकर आया आप लोगों के लिए। ये आप समझ सकते हैं कि उस समय हम ज़्यादा उन्नत थे, मतलब एक टॉपिक से हटकर बात बता रहा हूँ, हम लोग उस समय ज़्यादा उन्नत थे क्योंकि हम बहुत शांत थे। आज के समय उन्नत नहीं है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा क्या हैं, बहुत ज़्यादा अजीब होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी में घुसते जा रहे हैं। आपको नहीं लगता? तो यहाँ पर तो बात साफ साफ कही है कि वी वर नॉट मोर एडवांस लाइक टुडे ना। अब पहले आज की तरह हम उतने एडवांस उस समय नहीं थे, लेकिन मैं कहता हूँ कि उस समय हम ज़्यादा एडवांस थे। आप एक बार सोच कर देखिए उस समय के लोग कितने शांत थे, लोग ज़्यादा फालतू बात नहीं करते थे, अपना काम से काम रखते थे और अच्छे थे, अच्छी तरीके से जिंदगी निर्वाह करते थे। आज के समय तो सब काम 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 करते हैं। खैर यहाँ पर जो इसका उत्तर है आपको ये लिख कर आना है कि वी वर नॉट मोर एडवांस। पहले समय में हम इतने एडवांस नहीं थे, ठीक है। हाँ, अगर मोरालिटी के तौर पर देखें, अगर आज की कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ को जोड़कर देखें तो अलग बात है, लेकिन हम लोग उतने एडवांस नहीं थे। किस सेंस में? इस सेंस में इन्वेंशन को लेकर, ठीक है, चीज़ों को समझने को लेकर। सिविलाइजेशन हैज टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टूवर्ड्स वन अनदर। सिविलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रेंडली बना देता है। सिविलाइजेशन हैज मेड अस डेवलप्ड। अब कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो सिविलाइजेशन जो है वो हम लोगों को पूरी तरीके से एक निर्मित व्यक्ति के तौर पर सामने रख देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान दो तो आप लोग पाओगे कि जो सिविलाइजेशन है, जब हम सिविलाइज हो जाते हैं, जब हम एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं, तो इससे क्या होता है, हम लोगों को ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मान लीजिए आज आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, स्वाभाविक है, घर पर बैठ के अच्छे तरीके से चाय के साथ सर पढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज क्लास में होती तो क्या करते? चाय वाय थोड़ी मिलती है आपको, मम्मा चाय लाओ, नो 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 नो, चाय वगैरह कुछ नहीं मिलेगी आपको, पढ़ना पड़ेगा। तो कोई नौकर थोड़ी लगा है। तो वही चीज जो है आप लोगों को समझ में, सिविलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, जहां सब इकट्ठा बैठते हैं,
और इकट्ठा बैठ के चीज़ों को समझते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सीखते हैं। ऐसा नहीं, घर पे भी मम्मी पापा का रहना आप लोगों के लिए फैमिली की बात है, लेकिन जब हम इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होकर एक दूसरे को देखकर बहुत कुछ सीखा जाता है। विद इन अ हर्ड, अब देखिए विद इन द हर्ड, अब यहाँ पर जो विद इन द हर्ड वर्ड है, अब देखिए ग्रुप्स की बात हो रही है यहाँ पर। वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा दोस्ताना है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। मैनी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स ना, जितने ज्यादा अलग अलग तरीके के जो स्पीशीज होते हैं ना, उन एनिमल्स से तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा फ्रेंडली हैं। अगर आप ध्यान दो तो ऐसा नहीं, कुत्ते बिल्ली ये सब लोग भी बहुत म्याऊं म्याऊं करते हैं, कुत्ते भी भौं भौं करके लड़ियाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आप लोग पाओगे कि कहीं ना कहीं हम लोगों में थोड़ा दोस्तानापन जो है वो इन लोगों से अधिक है, ठीक है। आप ही लोग कुत्तों को पालते, कुत्ता कभी आदमी को नहीं पालता। आपको ऐसा लगता है कि आपने कभी देखा हो कि कोई आपकी दोस्त को कोई कुत्ता पाल रहा हो, ना पेडिग्री दे रहा हो, नहीं ना, हम कुत्ते को पालते हैं, बिल्ली को हम पालते हैं, तो हमारे अंदर ज्यादा फ्रेंडली वाले भाव है, बाद में उसके अंदर फ्रेंडली भाव जागृत होते हैं। But in our attitude towards those outside the herd, in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animals. And our intelligence enable us to give them a scope which is denied to even the most savage beast। यहाँ पर beast आ जाएगा। तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पहले तो दो वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं। एक होता है यहाँ पर enable, सक्षम होना, ठीक है। मोरलिस्ट जो नैतिकवादी होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब चीजों के बावजूद, ठीक है, क्या है, डन बाय मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर। अगर आप लोगों को मैं बताऊं कि हम लोग जो हैं अपने ग्रुप्स में तो बड़े अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब हम अपने ग्रुप को छोड़कर बाहर चले जाते हैं ना, तो हम लोग ना बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, फिरोशियस हो जाते हैं ना। आप बोलोगे सर ये फिरोशियस का मतलब क्या होता है? फिरोशियस का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इतने ज्यादा एक क्षेत्र के अंदर अगर आप रहो तो उससे अब जब बाहर निकलो तो आपके अंदर एक गुस्सा, एक अजीब सी भावनाएं आ जाती हैं, एकदम आतंकित करने लगते हो लोगों को, आप खुद भी आतंकित हो, दूसरों को भी आतंकित करते हो, परेशान करते हो। तो फिरोशियस का मतलब इस तरह से निकल कर आता है। तो यहां पर क्या होता है, हम लोग ना बाहर जब जाते हैं अपने ग्रुप से अलग हो गए, अब अपने ग्रुप से अलग होकर जब बाहर गए तो हम लोगों ने क्या करा ना, लोगों के ऊपर अपने ना गलत तरीके से क्या करा, उन पर प्रहार करना चालू किया। हम उनको नहीं समझ पाते क्योंकि कहीं ना कहीं हम उन लोगों से जुड़े नहीं हैं। हम अपने लोगों के प्रति अपना प्यार मोहब्बत सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन जो हम बाहर चले गए तो हमारी जो सोच है वो कहीं ना कहीं बदल जाती है। तो इसी की चीज को लेकर यहाँ पर जो हमारे जो राइटर है वो इस बात पे कमेंट कर रहे हैं और हम लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वाभाविक है, ये सब चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बातें हैं। तो इस बात को लेकर आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सब चीजें सक्षम बनाती हैं हमको, क्या हम एक अच्छे सोसाइटी के भाग हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। इस तरह से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आदमी का जो इमोशन है, आदमी का जो व्यवहार है, उन सबको हमको क्या करना है, एकत्रित करना है, चीजों को समझना है और अच्छे तरीके से आगे लेकर जाना है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि मॉरलिस्ट और टीचर्स की इन्होंने क्या करा है, कहीं ना कहीं हमारे भेजे में ना इतनी सारी चीजें डाल दी हैं कि सही क्या होता है, गलत क्या होता है, तो हम ना अपना दिमाग लगाते हैं बाहर जाके अपने लीग से हटकर। तो यही चीज यहां पर बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट has been done by moralists and religious teachers, our emotions are so as ferocious as those any animal। मतलब हमारे जो सोच है ना इतनी ज्यादा बेकार हो जाती है, जानवरों से भी गए बीते हम बन जाते हैं। and our intelligence enables us, और जो हमारी बुद्धिमत्ता है वही हमको सक्षम बना देती है to give them a scope which is denied to even the most savage beast। मतलब आप अगर ध्यान दो तो बीस्ट जो है, जो सेवेज है, सबसे बुरा सबसे भयानक बीस्ट जो है, उससे भी ज्यादा ना कहीं ना कहीं बद से बदतर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हमारा इंटेलेक्ट उसमें सहायता देता है। एक बच्चा है, मान लो कि मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर मेरे हाथ में टिल्लू है, ठीक है। टिल्लू की मैं अगर बात करूं, टिल्लू की अगर मैं बात करूं, टिल्लू जो है ना, टिल्लू के पास क्या है, तलवार है। टिल्लू के पास दिमाग है, इंटेलेक्चुअल है, पर उसने उसको सही तरीके से यूज करना सीखा नहीं है। तो टिल्लू क्या करता है, छोटा सा बच्चा तलवार लेके ऐसे 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 करता है, उसने घर के सब लोगों को मार डाला ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात बता रहा हूं मैं, तो बिल्कुल सही भाई। छोटे बच्चे को खाली तलवार पकड़ा दोगे तो वो करेगा क्या, हुड़दंग मचाएगा ना, फिरोशियस हो जाएगा। तो बच्चा फिरोशियस हो गया तो शिक्षा, मोरालिटी, हर एक चीज जो है आदमी के काम आती है। तो कहीं ना कहीं हमको टिल्लू को इस तरह से मैनेज करना था। जो टिल्लू है हमारा, टिल्लू, उसको हमको क्या करना था, हमको हर एक चीज सिखानी थी जिसके चलते वो क्या करता, आगे की ओर बढ़ता।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आप लोगों के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, टू बी सिविलाइज्ड। क्या ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग सिविलाइज्ड हों? जी हाँ, बिल्कुल सही है ना भाई। आप लोग अगर सिविलाइज्ड नहीं होगे, आप लोग यदि अच्छे तरीके से अगर हम ध्यान दें, हम लोग चीज़ों को समझाने का प्रयास करें, तो अगर हम लोगों को सिविलाइज्ड होना है, हम लोगों को अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छे समाज का भाग बनना है, तो कहीं ना कहीं आपको सिविलाइज तो होना ही पड़ेगा। सो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द सिविलाइज्ड बिहेवियर दैट यू प्रैक्टिस इन योर एवरीडे लाइफ। अब जो आपकी दिनचर्या, आपकी पूरी जिंदगी है, अगर हम बात करें हर दिन की जो लाइफ चल रही है, उसमें आप लोग क्या ऐसा बिहेवियर करते हो, ऐसा क्या आप लोग इस तरह का व्यवहार करते हो जिसके चलते आप लोग क्या कर पाओ, आप लोग अपने जीवन को सिविलाइज बना पाओ। तो वही चीज़ है। तो क्या ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है सिविलाइज होना? अब देखिए, मैंने आप लोगों को बहुत पहले भी बताया, सभ्य बनना है तो सभ्यता लानी होगी अपने अंदर। बोलते हैं ना, सभ्य बनने के लिए आदमी को कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं। तो सभ्य आदमी बनता कैसे है? सभ्य आदमी बनने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको पालन करनी पड़ती हैं। सभ्य बनने के लिए आदमी को अच्छे तरीके से डिटरमाइंड होना पड़ता है, डिसिप्लिन में आना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स। इस तरह से काम तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो वही चीज़ जो है आप यहाँ पर देख पाओगे। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा आवश्यक है फॉर अस टू बी सिविलाइज। मतलब हम लोगों को ना सिविलाइज होना है, तो इस चीज़ को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है ना, बहुत जरूरी बात बन जाती है। सिविलाइजेशन इज डिफाइंड एज द वे ऑफ लाइफ। सिविलाइजेशन यही बता रहा है कि जिंदगी जीने का तरीका क्या होता है। कॉल सिविलाइजेशन, उसी को हम सिविलाइजेशन कहते हैं। वी वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे साफ सुथरे क्लोथ पहनते हैं। दैट आर सिविलाइजेशन। अब वो कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन का भाग है भाई, हम सिविलाइज तभी तो है ना। So we wear neat and clean clothes that are civilization's part, and daily we greet everyone and say thank you please. This shows us as civilized person. अगर आप ध्यान दो तो आप लोगों को एक बात समझ में आ जाएगी कि अगर हम बात करें डेली, तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को ना ग्रीट करते हैं। ग्रीट करने का मतलब क्या होता है, हैंडशेक करते हैं, है ना, एक दूसरे को, और कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद, प्लीज। दिस शोज अस, ये क्या करता है, ये हमको बताता है एज ए सिविलाइज्ड पर्सन कि हम लोग बहुत ज्यादा क्या है, सिविलाइज्ड व्यक्ति हैं। इफ वी वेयर, अब यहां पर देखिए, इफ वी वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, अगर हम लोग नीट एंड क्लीन क्लोथ्स को क्या करते हैं, पहनते हैं, एंड टॉक विथ मैनर्स, और अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं, देन वी आर नोन एज अ रिस्पेक्टेड पर्सन एंड ऑनर्ड बाय ऑल। और कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोग ना बहुत अच्छे तरीके से एक आदरणीय व्यक्ति बन जाते हैं। सब लोग हमारा क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे तरीके से बोलचाली उनकी रहती है, तो वो लोगों को ना आप लोग कहोगे तो बहुत बढ़िया आते हैं, भले ही उसको कुछ ना आता हो। तो हम कहते हैं कि अच्छा दिखना भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। दिखने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत अच्छी हैंडसम त्वचा हो ना, बहुत खूबसूरत बाल हो। इट डजंट मैटर। इट मैटर्स दैट हाउ मच नॉलेज डू यू हैव एंड हाउ यू आर लुकिंग बाय योर क्लोथ्स, है ना। आप क्लोथ को पहनकर दिखाओगे कि मैं ऐसा हूं। अगर आप कुछ भी पहनोगे तो आप कितने बेकार लगोगे, है ना। अगर मैं आप जोकर की ड्रेस पहनकर आप लोगों को पढ़ाऊं तो आप लोग बोलोगे सर इज बिकमिंग मैड, पागल हो रहे हैं सर। तो वही चीज है ना, दीज टाइप्स ऑफ क्वालिटीज वी आर इग्नोर्ड बाय ऑल। लेकिन कहीं ना कहीं इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सिविलाइज। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम लोग क्या, सभ्य बने, सभ्य समाज के भाग बने। सभ्यता तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। अगर सभ्य नहीं होगे तो क्या कहोगे, सब कुछ खो दोगे। तो वही चीज है, यहाँ पर सभ्यता पानी आवश्यक है। C2 देखो, ग्रुप डिस्कशन की अगर हम बात करें, डिस्कस द फॉलोइंग इन ग्रुप्स और पेयर्स। अब आप लोगों को क्या करना है, डिस्कशन करना है ना, ग्रुप्स और पेयर्स बना के। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के परस्पेक्टिव अगर मैं बात करूं तो। रोल ऑफ गुड मैनर्स इन एवरीडे लाइफ। अगर हम पूरे दिन की बात करें, अपनी पूरी जिंदगी की बात करें, तो हमारी जिंदगी में, हमारे दिन प्रतिदिन की लाइफ में जो अच्छी आदतें होती हैं उनका रोल क्या होता है। अच्छी आदतें से समझते हैं ना, अच्छी आदतें क्या होती हैं, अच्छे तरीके से बात करना, अच्छे तरीके से सोना, डिसिप्लिन में रहना। तो ये सब क्या, ये सब आता है गुड मैनर्स में। आप लोग अगर अच्छे बच्चे रहोगे तो आप लोग अपने जीवन में बहुत कुछ कर पाओगे। तो गुड मैनर्स की बात यहां पर हो रही है। इट इज सेड दैट, ऐसा कहा गया है, अ मैन्स मैनर्स आर अ मिरर इन विच ही शोज हिज पोर्ट्रेट। भाई अगर आप लोग चाहते हो, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब भी हम बात करते हैं कि आप कैसे हो ना, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप लोगों को क्या दिखाना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आदमी को डिसिप्लिन होना पड़ता है।
जीवन में अनुशासन रखने से सब कुछ मिल जाता है, तो वही चीज बात की जा रही है यहाँ पर। अ मैन्स मैनर्स आर अ मिरर, जो आदमी की हरकतें हैं, जो तौर तरीका है, वही क्या है, आईना है। इन विच ही शोज हिज पोर्ट्रेट, जिसमें वो क्या करता है, अपने पोर्ट्रेट को दिखाता है, अपनी छवि को दिखाता है। इट इज नेसेसरी टू हैव गुड मैनर्स टू बी रिस्पेक्टफुल इन पब्लिक। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि इट इज नेसेसरी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्या करो, है ना, कि आप लोगों के पास गुड मैनर्स होने चाहिए टू बी रिस्पेक्टफुल इन पब्लिक, ताकि आप लोग क्या बहुत ज्यादा क्या हो, रिस्पेक्टफुल हो। रिस्पेक्टफुल का मतलब क्या होता है, इज्जत देने वाले हो जाओ ना, लोग आपको क्या करेंगे, इज्जत देंगे। अगर आपके पास अच्छे मैनर्स हैं तो पूरे पब्लिक में आप फेमस हो जाओगे। वी थिंक दैट इंटेलिजेंस एंड मनी आर द ओनली वेज टू गेन रिस्पेक्ट। अगर हम ध्यान दें तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो इंटेलिजेंस है और जो मनी है वो क्या है, जो तरीका है ताकि हम क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्ट को गेन कर सकते हैं। किसके बीच में, लोगों के बीच में और सोसाइटी के बीच में। बट दिस इज अ वेरी रॉन्ग नोशन, पर कहीं ना कहीं ये बहुत बुरा क्या है, नोशन है। इवन इफ वन इज इंटेलिजेंट, अगर एक ही आदमी इंटेलिजेंट है और रिच है, तो दोनों तरीके से अगर हम ध्यान दें, इफ वन इज इंटेलिजेंट, अगर एक आदमी बहुत बहुत बुद्धिमान है और एक रिच है, अगर हम बात करते हैं दोनों की, तो बोथ आर सेम टाइम ही वॉन्ट बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट इफ ही लैक्स गुड मैनर्स एंड ट्रीट्स अदर्स वेल। यानी यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप लोगों में कुछ अमीर हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा बुद्धिमान हैं, तो इस होने के नाते आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि अगर कोई भी एक उनमें से अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करता आप लोगों को, या आप लोगों को सम्मान नहीं देता, तो कहीं ना कहीं हम बोलेंगे कि ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है, इसको तो कुछ नहीं आता। तो इट डजेंट मैटर कि आप लोग कितने अमीर हो या कितने इंटेलिजेंट हो, इट डजेंट मैटर। बस आप लोगों को अच्छे तरीके से लोगों से बात करना आना चाहिए, अपने बातों को पोर्ट्रे करना आना चाहिए, और वही बात जो है यहां पर मैं आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए, द वे वन बिहेव्स इन पब्लिक। अब एक ऐसा तरीका जिस तरीके से पब्लिक में क्या किया जाता है, आदमी बिहेव करता है ना, सेट्स अ स्टैंडर्ड फॉर द अदर पीपल। वो क्या करता है, एक तरीके का स्टैंडर्ड जो होता है लोगों के सामने रख देता है, टू बिहेव विद हिम अकॉर्डिंगली ना। आप खुद देखो, अगर हम ध्यान दें तो यहां पर क्या दिया, बिहेव करना ना, तौर तरीका करना। आप देखो ना, अगर मैं बोलता हूं बिहेव करना, किस तरह से अपने आप को शो करते हो आप। मैं आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं अजीब तरीके से आपको पढ़ाऊं तो आपको कैसा लगेगा, सर का बिहेवियर कैसा, चलो छोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इट डजंट मैटर, यहां पर बिहेवियर मैटर करता है। तो द वे वन बिहेव्स इन पब्लिक, भाई समाज के सामने किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हो, सेट्स स्टैंडर्ड फॉर द अदर पीपल। तो लोग भी क्या करते हैं, उसको देख कर ना बोलते हैं कि ये ही तो मील का पत्थर है, इसने तो क्या करा है, इसने सेट कर दिया है सारे गोल, ठीक है। सो ऑल्सो टू बिहेव विद हिम अकॉर्डिंगली, अगर अच्छा बिहेव करोगे तो आपके सामने भी लोग आपके साथ अच्छा बिहेवियर करेंगे। अगर मैं जाऊंगा हैंडशेक करूंगा, सामने वाला भी हैंडशेक करेगा, तो यही बात यहां पर आ जाती है। The need of adopting good manners in public is not only gain respect but also to show respect, show people that you are considerate about their feelings and their dignity। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, इज्जत है, डिग्निटी का मतलब इज्जत होता है। फीलिंग्स अगर हम बात करते हैं, फीलिंग्स भावनाएं, तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि यदि आप लोग लोगों की इज्जत करते हो, ये बात अच्छी है, लोगों की इज्जत करो, लोगों का सम्मान करो, बट इसलिए नहीं कि हम कर रहे हैं तो हमको भी इज्जत मिले, नहीं। हम इज्जत इसलिए करते हैं ताकि सामने वाले की जो डिग्निटी है वो मेंटेन रहे, उसकी फीलिंग्स को हम क्या करते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर आप लोग मेरे सामने आ जाओ क्लास में, अगर आप लोग आओगे और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो मैं ये उम्मीद नहीं रखता कि बच्चे मेरे को ही चाहें। इट डजंट मैटर ना कि मैं ये चाहूं कि सर कोई देखे, नो, आप जितने लोगों को चाहो तो लोगों को देख सकते हो, लोगों को समझ सकते हो। लेकिन अगर मैं आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करता हूं तो आप भी मेरे को अच्छे ट्रीट करोगे। मान लो कि आप लोगों के सामने एक लड़की आती है, मान लो आप अपने उदाहरण ले सकते हैं इंडिविजुअली। एक लड़की आई, उस लड़की ने आपको बहुत बुरी तरीके से बोला, भाई भाई ये ऐसा इस तरह की लैंग्वेज यूज की और आप लोगों को परेशान किया, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग भी देखोगे ठीक है लड़की हम छोड़ दिया, लेकिन आप लोगों का बिहेवियर भी चेंज हो जाएगा। फिर आप लोग भी उससे अच्छे तरीके से मुंह मतलब उस तरह से बातचीत नहीं करोगे, बोलोगे कि इसका मुंह देखने की पसंद नहीं करोगे। तो वही चीज आ जाती है। समाज में सबसे बड़ी चीज क्या होती है, समाज की सबसे बड़ी चीज यही होती है माय डियर स्टूडेंट्स, कि जब भी हम समाज की बात करते हैं तो समाज में जैसा हम करते हैं वैसे ही हम भरते हैं। हम जिस तरह का रिएक्शन करेंगे उस तरह का रिएक्शन हमको मिलेगा। Moreover, good manners lead to good habits and good habits eventually lead to individual growth as well as overall development of a country। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है डेवलपमेंट। हमें हमारे देश का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि जो डेवलपमेंट है, देश का जो निर्माण है वो रुक जाए। भाई देश का निर्माण कैसे होगा, लोगों से ही होगा ना। अब एक खाली कमरा है, खाली कमरे में दो लोग रह रहे हैं,
2 से 3 हो सकते हैं, 2 से 4 भी हो सकते हैं, है ना। अगर एक लड़का एक लड़की रह रहा है, अब वो लोग चाहते हैं कि डेवलप करना चाहते हैं, तो वो अच्छा खाना खाएंगे, शरीर को डेवलप करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, माइंड को डेवलप करेंगे। तो वही चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को समझने की जो गुड हैबिट्स हैं, अगर आपके गुड मैनर्स होंगे, अच्छे तरीका होगा, अच्छे तरीके से लोगों से बातचीत करोगे, है ना, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपके अंदर गुड हैबिट्स बढ़ेंगी एंड गुड हैबिट्स इवेंचुअली लीड टू इंडिविजुअल ग्रोथ। और इससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल आदमी में ग्रोथ होगी। इंडिविजुअल आदमी की ग्रोथ जो होगी तो उससे क्या होगा, पूरे देश का डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो वही चीज जो है आप लोगों को यहां पर अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है समझना, द इंपॉर्टेंस ऑफ द मैजिकल वर्ड्स ना। कुछ मैजिकल वर्ड्स होते हैं, उनको समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे थैंक यू, सॉरी, प्लीज, एक्सक्यूज मी एंड गेस्चर्स सच एज holding the door for others or not using phone while we are with someone। अब यहां पर क्या कहा जा रहा है, देखिए, सॉरी बोलना, प्लीज, एक्सक्यूज मी। अगर मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हो, किसी ने आपको धक्का मार दिया, तो धक्का मारने के बाद वो ऐसे निकल जाए, तो आप बोलोगे यार ये कैसा आदमी है, हाउ ही इज, कैसा है ये, कितना बुरा है, धक्का देकर चला भी गया, सॉरी भी नहीं बोला। अब आप बोलोगे ना कि सॉरी बोलता, तो अगर सॉरी बोलता तो आप सोचते भी हाँ ठीक है, उससे गलती से हो गया है, माफ कर देते हैं। तो एक्सक्यूज मी करना, थोड़ा सा आपसे मिलने आ रहा है तो एक्सक्यूज मी कहकर उसने आगे बढ़ गया। तो इस तरह से क्या होता है, लोग ना आपके ऊपर भरोसा करते हैं। आप कहीं पर जा रहे हो, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हो, और मीटिंग अटेंड करते समय उसी समय डायरेक्टली आप लोगों ने क्या करा, डायरेक्टली आप लोगों ने फोन पे बातचीत करना चालू, हेलो कैसे हो भाई, इस तरह की बातचीत आपने करना चालू की, तो क्या होगा, लोग आपसे दूर हट जाएंगे। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, offering your seat to someone in need, smiling at strangers while having an eye contact, as many such small actions which can make someone feel a bit more happy and comfortable with you। यानी आप लोगों को इस बात पर ही ध्यान देना है कि आप लोगों की एक्शंस कैसे हैं। अगर कोई के पास आप गए तो अच्छे से आई कांटेक्ट रखो। आई कांटेक्ट का मतलब ये नहीं कि घूर रहे हैं ऐसे, नो, इट डजंट मीन कि हम ऐसे देख रहे हैं ऐसे, इस तरह नहीं करना। आई कांटेक्ट का मतलब ये होता है कि लोगों को देखना अच्छे तरीके से, ताकि उनके साथ कांटेक्ट बना रहे। अब आपसे कोई बात कर रहा है और आप ऐसे देख रहे हो, हेलो, हाँ हाँ हाँ, तो आपको ना लोग समझ नहीं पाएंगे, दे विल थिंक यार ही इज नॉट नॉलेजफुल। अगर किसी को आवश्यकता है सीट की, मान लो आप लोग बस में गए और बस में जाने के बाद आप लोगों ने देखा महिला को सीट की आवश्यकता है, आपने उसको सीट दे दी, ठीक है यार, आपने बहुत बढ़िया काम करा। और वृद्ध महिला है, हमें ये नहीं कह रहे कि कोई आप ही की एज की लड़की तो आपने सीट दे दो। आजकल इतना भी हमको नहीं होना डेलिब्रेट, क्योंकि पुरुष और महिला आज के समान एक ही हैं, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर हमको सीट मिली तो हम बैठेंगे, लेकिन कोई वृद्ध महिला है तो आपने उसको सीट दे दी, तो आपने अच्छा काम किया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप सबको सीट दे सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है किसको देना किसको नहीं। लेकिन आवश्यकता पर अगर किसी को कोई चीज आप प्रदान करते हो तो कहीं ना कहीं वो आपके गुड मैनर्स में आता है। These actions and words will also induce positivity in our mind and soul। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो हमारा माइंड है और जो हमारा सोल है वो कैसे चलता है। मैं अगर आपको अच्छे से पढ़ाता हूं तो मेरी जो सोल है वो खुश होगी कि हाँ मैंने कुछ किया आज के दिन, मेरे से बच्चों ने कुछ सीखा है। और अगर मैं आप लोगों को कुछ भी अच्छे से नहीं पढ़ाऊं, ऐसे ही आऊं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया, ऐसा ऐसा होता है स्टूडेंट्स, खत्म करके चला जाऊं, खत्म खत्म, तो आप बोलोगे सर को क्या हो गया है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन हिज माइंड। भाई आप आए हो तो ढंग से पढ़ाओ। तो यही बात है ना कि यहाँ पर माइंड और सोल की जो तृप्ति होती है वो आदमी को तभी मिलती है जब उसकी मैनर्स अच्छे होते हैं। भाई आप किसी से बात कर रहे हो तो अच्छे से बात करो, लोगों से बातचीत अच्छी करो, पॉजिटिव। अब इससे क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आपने लोगों से अच्छी बातचीत की, लोगों से अच्छे तरीके से आप लोगों ने मिलना चालू किया, तो लोग आप लोगों को देखेंगे, आप लोगों को समझने का प्रयास करेंगे, और वही चीज जो है आपके अंदर पॉजिटिविटी को लेकर आएगी। मैनर्स आर बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ वंस कैरेक्टर। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों का चरित्र जो होता है बहुत ऊंचा होता है। भगवान राम का चरित्र बहुत ऊंचा है। तो अब आप बोलोगे कि रामचंद्र जी तो नाटक किया करते थे, पिताजी कैसे हो, चरण स्पर्श करना। दिस इज नॉट कॉल्ड नौटंकी, इट इज नॉट कॉल्ड ड्रामा, इट इज कॉल्ड कौन हो आप। भगवान राम अच्छे आदमी थे, इसलिए वो पिताजी को रोज प्रणाम करते थे, माँ की सेवा करते थे, क्योंकि वो उनका कैरेक्टर था। तो आदमी का चरित्र उसके कर्मों से झलकता है।
तो यहाँ यही कहा जा रहा है, देयर आर टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद द सराउंडिंग्स वी आर डीलिंग विद, एवरी सराउंडिंग्स डिमांड्स अ डिफरेंट सेट ऑफ मैनर्स एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डील विद द अकॉर्डिंगली। हर आदमी की अगर हम बात करता हूं तो जो हमारे सराउंडिंग्स हैं, हम अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से रहते हैं, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से डीलिंग करते हैं। तो वही चीज जो है आपको समझनी होगी कि हर जगह का सराउंडिंग अलग होता है, हर जगह का एनवायरनमेंट अलग होता है, हर जगह के सोचने समझने के जो लोगों का जो नजरिया होता है, हर जगह जो पाए जाते हैं उन लोगों का बहुत अलग होता है। तो वही चीज जो है माय डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को समझनी होगी कि हम कैसे वातावरण में रहते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह की बातचीत करते हैं। हर एक चीज आप लोगों के माइंड में होनी चाहिए जब आप किसी से मिलते हो। जैसे के साथ तैसा बात करना अच्छा है, लेकिन इस तरह से बात करो कि सामने वाले को वो बहुत अच्छी लगी बातें। मैनर्स आर द वे वी बिहेव विद पीपल। भाई इस तरह का जो बिहेवियर है, आदतें जो होती हैं आपकी, वो इस तरह की चीजें होती है जो इस तरह बिहेव कर रहे हो लोगों के साथ। अगर बोलो मैनर्स आर द वे वी बिहेव विद पीपल, मतलब मैनर्स बहुत चीज है जिसके साथ आप बिहेव करके दिखा रहे हो लोगों को। बोलते ना अच्छे तरीके से क्या करते हैं, लोगों के अंदर की जो आदतें होती है वो डिपेंड करती है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं लोगों के सामने। It is specifically the behavior that is socially acceptable and right। अगर मैं ध्यान दूं तो क्या होता है, It is specifically the behavior, ये कहीं ना कहीं आदमी का behavior ही होता है जो socially उसको acceptable बनाता है। It is the way you show respect for their feelings, इस तरह से आप उनकी feelings की इज्जत करते हो। मान लो एक चाय वाला आ गया आपके पास, उसने आपको चाय दी, आपने उसको थैंक यू बोला, उसको अच्छा लगेगा। अब आपने बोला चल हट चाय दे, तो आपको अजीब सा नहीं लगा कि मैंने इस तरह से आपको बताया, आपको भी अच्छा फील नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उसको तुच्छ समझ लिया, आपको लगा तो चाय वाला है, 2 कौड़ी का चाय वाला है, आपने समझ के उसको भगा दिया कि चाय दो निकल जाना। तो इस तरह का जो वे ऑफ कंडक्ट होता है ये हमारे समझ के लिए बहुत गलत है। पहले समय भी हम लोग यही करते थे कि छोटा आदमी बड़ा आदमी, इट डजंट मैटर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इस तरह की चीजें बेकार होती है। आप किसी की फीलिंग को हर्ट करके अपने आप को बड़ा आदमी मानते हो, तो मुझे लगता है उस आदमी से जो दूसरों को हर्ट करता है वो ज्यादा छोटा होगा। क्योंकि काम काम होता है, वो उसकी ड्यूटी है, भले ही उसकी ड्यूटी का काम इतना निश्चित है, लेकिन वो आपके लिए चाय लेकर आ रहा है। मान लीजिए कि आप कहीं पर काम करते हो और कहीं पे बहुत अच्छी लोगों के साथ आप लोगों का व्यवहार वगैरह सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां पे जो झाड़ू पोछा करने वाला है, आप लोगों ने उससे बोला कि मान लो उसने कुछ गिरा दिया, कोई चीज उसके हाथ में थी, उससे कुछ गिर गई, और आप लोगों ने क्या करा, अरे ये क्या कर दिया, और हल्ला मचाने लग गया, उसको परेशान करा आपने, बोला तुमको नौकरी से निकाल देंगे ये। तो इस तरह की अगर आप बात करोगे तो उसको और घबराहट होगी, उसकी फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक आदमी से गलती होती है, ठीक है। और उल्टा आपने एक कांच का गिलास तोड़ दिया उसके सामने, ये कहकर कि और इसको भी साफ कर देना, तो क्या होगा, इससे लोगों की फीलिंग्स जो होती है ना वो हर्ट होती हैं। तो जो हमारे मैनर्स होते हैं वो हमारे को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, वो बताते हैं कि हम लोग कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम लोगों के अंदर चीजें कैसी हैं। इसीलिए आपकी एक्शंस जो हैं, देखिए एक्शंस लेना चाहिए, अपने स्वाभिमान को मेंटेन करना चाहिए, लेकिन इस बात को आप ध्यान में रखिए कि चीजें होती क्या है, कैसे काम करती हैं। गुड मैनर्स आर इंपॉर्टेंट इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। जो गुड मैनर्स है वो हमारे खुद के जीवन में और खुद के व्यावसायिक जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा काम आती हैं। पर्सन के जीवन में अब मैनर हेल्प एंड कीपिंग थिंग्स टुगेदर एंड राइट, एक साथ इकट्ठा करके रखती है, चीजों को क्या करती है, सही बना के रखती है। तो अब देखिए यहां पर क्या दिया, विदाउट गुड मैनर्स, मतलब अच्छी मैनर्स अगर हमें पास ना हो तो एवरीथिंग वुड बी मैस। देखिए हर एक चीज क्या होती है ना, खराब हो जाती है। अगर आप ध्यान दो, आपके पास अच्छी आदतें नहीं है, अच्छी आदतें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप अच्छी आदतों को नहीं रखोगे, गुड मैनर्स नहीं होंगे आप लोगों के पास, तो क्या है, कहीं ना कहीं आप चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ है, हर एक चीज़ क्या होगी, बिगड़ जाएगी। क्लासरूम की अगर हम बात करें, वुड साउंड मोर लाइक अ फिश मार्केट। भाई आपके पास मैनर्स नहीं है तो मच्छी मार्केट बन जाएगा। अगर हम बात करते हैं क्लासरूम की, तो क्लासरूम जो है वो कहीं ना कहीं मच्छी मार्केट बन जाएगा। अब बोलोगे कैसे, है ना, एकदम चैटर बॉक्स बन जाएगा, म्याओ 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 म्याओ, अगर बिल्लियां इकट्ठा होकर चैटिंग करती ना, वैसी हो जाएगा आपका क्लासरूम। तो यही बात है, डाइनिंग टेबल वुड बी फुल ऑफ ग्रॉस सिनेरियोज, सेल्समैन वुड फेल टू एट हिज सेल्स एंड एवरी सच थिंग वुड बी गो रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दिए गए, किसके, डाइनिंग टेबल के एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर सेल्समैन के एग्जाम्पल दिया है, ग्रॉस सिनेरियोज के एग्जाम्पल दिया है। सो ओवरऑल व्हाट यू कैन एबल टू सी हियर, ना यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से कि कहीं ना कहीं जो हमारा फिश मार्केट है, डाइनिंग टेबल्स, आप लोगों को जो उदाहरण है इनको समझने की कोशिश करिए। अगर सेल्समैन जो है अच्छे तरीके से बिहेव नहीं करेगा, गुड मैनर्स नहीं रखेगा, तो लोग उसके पास जाएंगे नहीं। आपने सुना होगा ना, हेलो सर हाउ आर यू, तो आपकी इस बात को सुनकर वो बहुत खुश हो जाएगा,
सामने वाला। एक लोग हेलो सर, तो सामने वाला गुस्सा होगा, बोलेगा यार बात ही करना नहीं आता। तो यही वाली बातें जो है ना यहाँ पर ऐड की गई हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं, यहां दिया है हैविंग गुड मैनर्स शोज दैट यू रिस्पेक्ट द पर्सन यू आर इंटरेक्टिंग विद। अब जो अच्छी आदतें होती है ना, वो दर्शाती हैं कि आप लोगों से ना बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हो और आपका तौर तरीका अच्छा है। मैं आपके पास आया, मैंने आपसे बहुत अच्छे से बात की कि डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को, डियर स्टूडेंट इस तरह से इसको पढ़ो, तो आपने पढ़ा। मैंने बोला देखो भाई जल्दी जल्दी पढ़ो और निकलो, तो बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं गुड मैनर्स शोज दैट, गुड मैनर्स जो होते हैं वो ये बताते हैं कि यू रिस्पेक्ट द पर्सन, मैं स्टूडेंट की रिस्पेक्ट करता हूँ, बेटा अच्छे से पढ़ ले। तो यही बात है ना। तो यू आर द इंटरेक्टिंग विद, अगर किसी से भी इंटरेक्ट कर रहे हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, इट विल हेल्प यू प्रोवाइड अ पॉजिटिव इमेज ऑफ योर सेल्फ टू द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं क्या होगा, एक पॉजिटिव इमेज जो है आपकी इस दुनिया के सामने बन जाएगी। योर मैनर्स आर द फर्स्ट थिंग अ पर्सन वुड कंसिडर व्हाइल जजिंग यू। आपके जो मैनर्स होते हैं उन्हीं चीजों के कारण क्या होता है, लोग आपको जज कर पाते हैं, बिकॉज इट इज वॉट सेट्स योर फर्स्ट इंप्रेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीज जो है आपका पहला इंप्रेशन जो है वो बनाती है। इवन इन द इंटरव्यूज, अगर आप इंटरव्यूज की बात करते हो, बिफोर इवेल्युएटिंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर हम इवेल्युएटिंग की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज की बात करते हैं, तो हर एक चीज में कहीं ना कहीं क्या होता है, इन सब चीजों का रोल होता है। एंड एटिकेट्स टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो आदमी का तौर तरीका, एटिकेट, मैनर कैसा है, ये सब कुछ जो है वो देखने को आता है। अब ऐसा नहीं होता कि आपने एकदम अपने आप को टाई वाई लगाई और बहुत अच्छे तरीके से सामने आके खड़े हो गए और कुछ बोल भी नहीं रहे हो, नहीं, बोलो भी, बातचीत भी करो, सब कुछ समझो, चीजों को अच्छे तरीके से लो। तो इस तरीके से क्या होगा, आप लोगों को अच्छा महसूस होगा। द पीपल यू कनेक्ट विद एवरी डे कैन प्लीज विथ हाउ यू ट्रीट दैम ना। अब जो लोग आपके साथ मौजूद होते हैं हर दिन की, अगर मैं बात करता हूं, जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। दिस क्वालिटी ऑफ ट्रीटिंग पीपल राइट कैन कम टू योर एड इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। भाई आप लोगों से कैसे बात करते हो, लोगों से किस तरह की आप लोगों की बातचीत होती है, किस तरह का लोगों के साथ व्यवहार होता है, ये सब कुछ जो है वो मायने रखता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इट कैन हेल्प यू वाइल सोशलाइजिंग यू आर विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, है ना। आप किस तरह से लोगों से सोशलाइज हो रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से सामाजिक प्राणी हो ना आप लोग, तो स्वाभाविक है कि सामाजिक प्राणी के होने की तरीके के अनुसार अगर हम ध्यान दें तो आप लोगों के साथ कितने अच्छे से इंटरेक्ट करते हो, लोगों से कितने अच्छे से बातें करते हो, ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं इन सब चीजों में इंक्लूड हो जाती हैं। यू कैन इजिली मेक अ न्यू फ्रेंड व्हेन विद देयर ट्रस्ट। अब देखिए, विन देयर ट्रस्ट, अगर आप लोगों के दोस्त बनना चाहते हो ना, अगर लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है लोगों का ट्रस्ट जीत लो, विश्वास जीत लो। लोगों से जीत लोगे ना, वो कोई फायदा नहीं, लोगों के विश्वास को जीत लो तो लोग आपके पास आएंगे, आप लोग मान लो, बहुत बढ़िया रहेगा। अब यहां दिया है कीपिंग इन माइंड द इंपॉर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ गुड मैनर्स। अगर हम अपने दिमाग में इस बात को रखते हैं कि क्या है बेनिफिट और क्या है इंपॉर्टेंस किस चीज की, अच्छे तरीकों की, गुड मैनर्स की, तो वन शुड ऑलवेज ट्राई टू इनकुलकेट दीज इन हिज डे टू डे लाइफ ना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आदमी को क्या करना है, इनकुलकेट करना है, सीखना है डे टू डे लाइफ में। बाय वे ऑफ दिस he would not only benefit himself but will also contribute towards a more balanced and sophisticated society। हाँ, अगर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो हम लोग हैं, अगर हम अपनी बात करते हैं, हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, बढ़िया है ना, सहनशील है, चीज़ों को समझती है, टॉलरेट करने वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सोसाइटी में रहना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अबव एवरीथिंग इट इज़ आवर मॉरल ड्यूटी टू ट्रीट एवरीवन राइट। और इन सब चीज़ों के ऊपर हमारी कुछ चीज़ें हैं, नैतिक चीज़ें, जिन पर हमको फोकस करना है। इसके चलते हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने जीवन में अच्छे तरीके से काम करें। तो मॉरल ड्यूटी, अब देखिए, एवरीथिंग इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू ट्रीट एवरीवन राइट, यानी ये हमारा अधिकार होता है, ये हमारा ऑनर्स है। ऑनर्स का मतलब ये ड्यूटी होता है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करें, लोगों को अच्छे तरीके से बिहेव करके बताएं, ताकि तभी हमको क्या मिले, रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां क्या दिया, आइडियाज पेव द वे फॉर डेवलपमेंट ना। अब जो आइडियाज होते हैं वे क्या करते हैं, प्रशस्त करते हैं, है ना, किसको, राह को, किस लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब यहां पर दिया है
Development is simply the process of learning new things and building new skills that help us increase our chances of success, achieving our goals and manifesting our dreams. अब अगर मैं ध्यान दूं, आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं यहाँ पे ध्यान से कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है. सिंपली द प्रोसेस, एक तरीके की प्रक्रिया होती है ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स, जहाँ पर हम चीज़ों को ना समझते हैं, लर्न करते हैं और बिल्ड करते हैं नई नई स्किल्स को, और हेल्प करते हैं किस चीज़ के लिए, इंक्रीज करने के लिए, क्या, आर चांसेस ऑफ सक्सेस. ठीक है, अचीविंग अवर गोल्स एंड मैनिफेस्टिंग आवर ड्रीम्स, है ना. हम अपने जो सपना है उसको क्या करते हैं, परिपूर्ण होता देखते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर देख पाते हैं, अचीव करते हुए देखते हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट का असली अर्थ क्या होता है. अब आप लोगों ने देखा होगा कि डेवलपमेंट क्या है, एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है एक तरह की. अगर आप रोज कुछ कुछ नया सीखते हो तो आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, अपने आप को कुछ नया स्किल्स देने की कोशिश कर रहे हो, कुछ न्यू स्किल्स जो हैं वो अपने में डेवलप करना चाह रहे हो. तो वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा क्या, सफलता की राह को. मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा माय डियर स्टूडेंट्स, सफलता की राह ना ज़्यादा कठिन नहीं है, बस कुछ स्टेप्स जो हैं वो आप लोगों को लेने होंगे जो बिल्कुल सही होने चाहिए. Our chances of success achieving our goals and manifesting our dreams. अब मैनिफेस्ट का मतलब होता है प्रकट करना. अगर अपने सपने को प्रकट करना चाहते हो तो कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा. डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट. अब भाई एक ऐसा माइंडसेट बनाओ जो ग्रोथ हो, जिसमें आपको ग्रोथ हो अच्छे तरीके से. अब देखिए, इफ वी हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट, भाई अगर आपका एक फिक्स्ड माइंडसेट होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे. वी मे शाय अवे फ्रॉम चैलेंजेस. हम लोग क्या करेंगे, डरेंगे चैलेंजेस को लेकर. We do not want to feel embarrassed or humiliated in front of others who does, right? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है भाई. आप खुद सोचो ना कि आप इस तरह से अपने आप को ह्यूमिलिएटेड और एम्बैरेस्ड फील कराना चाहोगे क्या. अगर आप लोगों ने सोच लिया है, मान लो कि मान लीजिए एक उदाहरण है, एक लड़का है जिसका नाम है शर्मा, मिस्टर शर्मा के बेटे का नाम है पुनीत. तो पुनीत ने कहा पापा आप मजदूर हो तो मैं मजदूरी बनूंगा. तो उसने अपना एक माइंडसेट बना लिया ऐसा. कितनी गलत बात है ना. तो यहां पर यही है, वी मे शाय अवे फ्रॉम चैलेंजेस. हम बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं अपने चुनौतियों से, बिकॉज वी डू नॉट वांट टू फील एम्बैरेस्ड, क्योंकि हम लोग एम्बैरेस्ड फील नहीं होना चाहते, ह्यूमिलेटेड नहीं होना चाहते कि जो भी चैलेंजेस हमारे सामने है ना. बिल्कुल सही बात है ना. तो एक तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा गया है. तो कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि ओवरऑल जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारा माइंडसेट जो है ना एक बढ़ते हुए क्रम की ओर आगे जाना चाहिए. हमको चैलेंजेस लेने नहीं चाहिए. भाई जॉब है, आप और भी जॉब्स ट्राई कर सकते हो, बहुत सारी जॉब्स होती हैं. इट डजंट मैटर कि आप एक ही जॉब करते रहो, लाइफ में आप रुके रहो, नहीं, और भी कुछ चीजें सीखने को मिलेगा आपको. But this can be problematic because our fear of making mistakes can lead us to avoid challenges and new experiences. अगर मैं बात करता हूं भाई, आप लोग देखो प्रॉब्लमेटिक ना, बहुत ज़्यादा समस्या वाली बात तब आ जाती है जब हमको डर हो जाता है, हमारे अंदर डर आ जाता है कि यार हम ये काम करेंगे तो हमसे कोई गलती ना हो जाए. देखिए गलती सब लोग करते हैं, मिस्टेक सब करते हैं. गलती होने के लिए अगर आप सोचोगे कि मैं ये ना कर पाऊँ तो आप लोग कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे. Experiences which would help us to grow, improve ourselves and important ways and create the life we desire. भाई जो जिंदगी चाहते हो उसके लिए अनुभव तो हो आप लोगों के पास, अलग अलग अनुभव होगा आप लोगों के पास तो कुछ कर पाओगे. सो इफ वी हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, अगर हमारे पास ग्रोथ माइंडसेट है, कुछ करना चाहते हैं, वी इंजॉय चैलेंजेस, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम अपने चैलेंजेस को इंजॉय कर सकते हैं डिस्पाइट द रिस्क, बावजूद इस खतरे के. Usually because we value learning and growth more than others, thinking we know what we are doing. That's why those with a growth mindset often build new skills more easily because they believe they can, and so they really work at it. यानी यहाँ पर क्या कहा गया है, इतना सारा आप लोग समझोगे तो बोर हो जाओगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक समरी टाइप बता देता हूँ कि देखिए हमारे पास एक ग्रोथ माइंडसेट है, हमारे पास बढ़ने की सोच है, कुछ करने की क्षमता है, तो हम क्या करेंगे, चीजों को कर जाएंगे. देखिए भले कितने ही परेशानियां, रिस्क को आप उठा लो, ठीक है. देखिए वैल्यू लर्निंग जो होती है और ग्रोथ जो होती है वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होती है. दैट्स वाई थूज विद ग्रोथ माइंडसेट, भाई जिन लोगों का माइंडसेट है कि हमको कुछ करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो वो लोग क्या करते हैं, अक्सर कुछ ना कुछ कर जाते हैं. दैट दे कैन डू, मतलब उन लोगों के अंदर ये भावना होती है कि हम ये काम कर सकते हैं.
जब आप लोगों के अंदर ये भाव रहेगा ना, when you will think that no, I can able to do this work because I am very nice, I have this ability. Though if you have no ability, then also you will try. So this is what you will have to understand, my dear students. Like you have to believe on yourself. If you will not believe, no, then nothing can be happen. You have to focus a lot on yourself. So this is actually a very important question, and I guess that definitely you will get this in your exam. So please mark it. Develop your ability to think like an entrepreneur. Now here what is given? ना like develop your ability, है ना. अब आपको क्या करना है? डेवलप करना है, बनाना है क्या अपनी एबिलिटी को, टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर ना, एक बिजनेसमैन की तरह आपको सोचना है. एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग हाउ टू थिंक लाइक एन एंटरप्रेन्योर. अभी तक हमने क्या करा? हमने चीजों को समझा. अभी तक हमने देखा हमको ग्रोथ माइंडसेट बनाना है, हमको बढ़ता हुआ माइंडसेट चाहिए. दूसरी चीज होती है कि हमको एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना चाहिए. भाई एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर जो है, एंटरप्रेन्योर की अगर हम बात, बिजनेसमैन होता है. तो एवरीवन कैन बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग हाउ टू थिंक लाइक ए एंटरप्रेन्योर. मतलब एक बिजनेसमैन का जो माइंडसेट होता है वो बहुत अलग होता है, उसकी तरह हमको सोचना चाहिए. रिगार्डलेस ऑफ वेदर और नॉट वी हैव आवर ओन बिजनेस. भाई हमारा बिजनेस ना भी हो तो भी हमको उसकी तरह सोचना चाहिए. वाई? क्यों? बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स हैव टू बी इनोवेटिव, गुड एट प्लानिंग फॉर ऑल पॉसिबल आउटकम्स. जो ये लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं? बहुत ज्यादा ना क्या है, इनोवेटिव होते हैं. हैव यू एवर heard about this word innovative? जुगाड़ू, है ना. इनोवेटिव होते हैं, गुड एट प्लानिंग ना, सब कुछ अच्छे तरीके से सामंजस्य के साथ बनाते हैं. एंड स्किल्ड एट गेटिंग अदर्स टू बाय इनटू देयर विजन और ड्रीम. भाई इतना अच्छा स्किल्ड हो जाते हैं, इतने ज्यादा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं. वे दे टेंड टू बी अडेप्टेबल एंड कैपेबल ऑफ थ्राइविंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सिचुएशन. यानी वो हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को सेट कर लेते हैं. इसलिए कहते हैं आदमी का माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए. भाई कुछ भी हो, हम अलग अलग काम कर कर देखेंगे. हम यहां पर देखेंगे एबिलिटी क्या होती है, एबिलिटीज कैसे मैनेज की जाती है. तो यहां पर यही है कि हमारी जो एबिलिटी सोचने की, हम एंटरप्रेन्योर की तरह कैसे सोच रहे हैं, बिजनेसमैन की तरह कैसे सोच रहे हैं. बाय लर्निंग हाउ टू बी एंटरप्रेन्योरियल यू लर्न हाउ टू अचीव योर गोल. भाई ऐसे बन जाओगे तो आपको पता चलेगा कि गोल्स को कैसे अचीव किया जाता है. वेदर दोस गोल्स आर टू स्टार्ट अ बिजनेस दैट मेक्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट इन द वर्ल्ड, टू सेट योरसेल्फ अप फॉर एन अर्ली रिटायरमेंट और क्लाइम माउंट एवरेस्ट. अब देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है. भले ही कोई भी गोल हो ना, आप टू स्टार्ट अ बिजनेस दैट मेक्स अ पॉजिटिव इंपैक्ट. यानी अगर आप कोई भी बिजनेस चाहते हो, चलाना चाहते हो, तो उसका कुछ ना कुछ को तो पॉजिटिव इंपैक्ट होना ही चाहिए. सेट योरसेल्फ अप फॉर एन अर्ली रिटायरमेंट. भाई आप अपने आप को कैसे भी सेट कर सकते हो रिटायरमेंट के लिए, क्लाइम करना है माउंट एवरेस्ट. यानी आपको कोई ना कोई गोल तो होना ही चाहिए. और आपकी थिंकिंग ना एंटरप्रेन्योरशिप की तरह होनी चाहिए, यानी एक बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए. इसका मेन टारगेट यहां पर यही है बताने का. अब देखिए यहां पर क्या दिया है, काम योरसेल्फ एंड डी स्ट्रेस. भाई अपने आप को ना शांत करो और डी स्ट्रेस. डी स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस नहीं लेना है आप लोगों को. लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं. टेंशन लेने से क्या होता है? लोगों को नुकसान होता है. ना डी स्ट्रेस का मतलब ये होता है परेशान होना. अब देखिए हाई लेवल्स ऑफ स्ट्रेस आर नॉट ओनली बैड फॉर हेल्थ. अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लोगे, लिटरली आपको ना बहुत परेशानी होने वाली है. हेल्थ एंड वेल बीइंग दे कैन प्रिवेंट अस फ्रॉम इफेक्टिवली परस्यूइंग एंड अचीविंग आवर सेल्फ डेवलपमेंट. अगर हम अपने खुद की सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं, अच्छे तरीके से परस्यू करना है, अगर हमको कोई चीज गोल्स अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बात आ जाती है कि हम लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. बाय लर्निंग सम स्ट्रेस रिड्यूसिंग स्ट्रेटजीज your body and mind will be more equipped to handle the challenges that will inevitably arise. अब अगर यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, by learning some stress reducing strategies. बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं जिनका अगर आप पालन करोगे ना तो क्या होगा, आपका जो बॉडी है, आपका जो माइंड है, वो क्या होगा, इक्विप्ड हो जाएगा टू हैंडल द चैलेंजेस. बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं, परिणाम होते हैं, उनको आप इजीली हैंडल कर पाओगे. और अनिवार्य तौर पर क्या होगा, दैट विल इनएविटेबली अराइज, ना जो बढ़ेंगे. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बात की जा रही है कि हमको ना स्ट्रेस नहीं लेना है. लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस बहुत लेते हैं और स्ट्रेस लेने के कारण ना उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता.
आ रहा है अगली पॉइंट में। अगर हम देखते हैं डेवलप योर पॉजिटिविटी रिफ्लेक्स। अब ये पॉजिटिविटी रिफ्लेक्स क्या होता है उसको एक बार देखते हैं। लाइफ इज हार्ड समटाइम्स, जिंदगी क्या होती है ना, बहुत बहुत कठिन है। वी ऑल एक्सपीरियंस अप्स एंड डाउन्स ना, ऊपर नीचे उठना जाना सब हम देखते हैं, बट वी डोंट ऑल रिस्पॉन्ड टू दीज अप्स एंड डाउन द सेम वे। और हमेशा अप्स एंड डाउन्स को हम इस तरह रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। सम पीपल लेट द हार्ड टाइम्स डिफीट देम, ना कठिन समय लोगों को हरा देता है। अदर पीपल हु थिंक पॉजिटिव डोंट टेक थिंग्स सो हार्ड, ना जो लोग पॉजिटिव होते हैं वो इतना ज्यादा ना लेते नहीं है, यार जो होना होगा वो हो जाएगा, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। That's why developing your positivity reflex is so important। अब यहाँ पर अगर हम positivity reflex की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्या है, important है। If you can be even at little bit more positive, अगर हम थोड़े बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, that bad times don't look so bleak। तो जो हमारे bad time होते हैं वो ज़्यादा बुरा नहीं होता, bleak नहीं होता। क्या हो रहा है ना my dear students, अगर आप ध्यान दो तो आप लोगों को पता चलेगा कि ओवरऑल जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, वो क्या होती है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, और बहुत कुछ हम लोगों को अपने जीवन में देखना पड़ता है। लेकिन जो अप्स एंड डाउन्स जो हैं हमारी लाइफ में जो आते हैं, वे हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और हमारे जो रिएक्शंस होते हैं उनके प्रति, वो लोग ना कभी ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो यहाँ पर इसी की बात की जा रही है। जो पॉजिटिव होता है, हु हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड, वह ज़्यादा परेशान नहीं होता, वो ज़्यादा चीज़ों को लेता नहीं है। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ जाओ। डेवलप अ हेल्दियर रिलेशनशिप विद योर फोन। अब यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, यहां पर कहा जा रहा है अच्छा रिलेशनशिप बनाओ अपने फोन के साथ। सो मेनी पीपल जस्ट गेट सक्ड इनटू देयर फोन्स और द अदर डिवाइसेस, लेटिंग हिज ऑब्जेक्ट टेक ओवर द टाइम, हेड स्पेस एंड इवन इमोशंस। क्या होता है ना, यहां कहा जा रहा है सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग मौजूद है दुनिया में जो ना सक्ड इनटू देयर फोन। अब सक्ड मतलब चिपक ही जाते हैं, फोन को चूस लेते हैं, पूरे टाइम चिपके रहते हैं उससे। और अदर डिवाइस, हर डिवाइस जो उनको मिलेगा उसे चिपक जाएंगे। लेटिंग दिस ऑब्जेक्ट टेक ओवर देयर टाइम, और इससे क्या होता है, उनका ना समय भी बहुत ज्यादा व्यर्थ होता है, उनका हेड स्पेस, उनका इवन अगर हम इमोशंस की अगर हम बात करते हैं ना, उनकी भावनाओं की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ क्या है, आप लोग देख पाओगे सब उनमें ही लगा रहेगा। इट्स नो वंडर वी हैव सच अ हार्ड टाइम बिल्डिंग न्यू स्किल्स। इट इज नो वंडर, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वी हैव सच अ हार्ड टाइम बिल्डिंग न्यू स्किल्स। हमारे पास इतना समय, हम इतनी सारी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। व्हेन आवर अटेंशन इज बीइंग ईटन बाय टेक, अगर टेक्नोलॉजी ही हमारे सारे अटेंशन को खींच लेगा तो स्वाभाविक है हम क्या कर पाएंगे, कौन सी स्किल हम सीख पाएंगे। दैट्स वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट टू आउट स्मार्ट योर स्मार्टफोन। अपने स्मार्टफोन से थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बनो, उसको साइड में रखो, to learn how to use your teach in ways and that are good for you instead of bad for you। ना देखिए, अगर मैं बात करता हूँ कि to learn how to use your tech, अब यहाँ पर टेक की बात हो रही है, टेक को आप समझो टेक्नोलॉजी को, कि किस तरह से हमको उसको उपयोग करना है, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाएं, जो हमारे लिए बैड ना साबित हो। भाई टेक्नोलॉजी क्या है, धीरे धीरे हमारे लिए बुरी साबित होती जा रही है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। डेवलप यूर सेल्फ टू बी मोर रिजिलियंट। अब आप बोलोगे सर रिजिलियंट का मतलब क्या होता है, ना बहुत लचीला होना। रिजिलियंट इज अ सुपर इंपॉर्टेंट स्किल दैट हेल्प्स यू बाउंस बैक क्विकली आफ्टर बीइंग नॉक्ड डाउन। भाई नीचे गिर गए, वापस उठ जाओ, लचीलेपन होना चाहिए आदमी में, रिजिलियंट होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल फॉर सक्सेस, बिकॉज नन ऑफ अस will achieve anything if we don't keep trying when we fail। right? गिर गए, if you are fell down, then you have to again come about, ऊपर उठना पड़ेगा। so build some resilience skills। तो अपने अंदर कुछ स्किल्स को डेवलप करो जिसके द्वारा क्या हो, आप ऊपर की ओर उठना चालू करो। लोग क्या करते हैं, ऊपर नहीं उठ पाते, लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है, और इस चक्कर में क्या होता है, वो लोग गिर जाते हैं। तो आप लोग, अगर आप लोगों को क्या हो रहा है, कोई परेशानी ने आपको दरवाजा को खटखटाया और आप उस परेशानी के दरवाजा जैसे वो खोलते हो आपके पास आ गई, तो आप उससे चिंता मत करो, उसके साथ रहो, देखो, चीजों को समझो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। यही सबसे बड़ी स्किल है, क्या, रिजिलेंट होना। स्टे माइंडफुल ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। इस मोमेंट में अच्छे से रहो, एकदम ना माइंडफुल रहो, अवेकन रहो। लोग अवेकन नहीं रहते। When we are mindful and stay present in the moment, we are taking each day as it comes।
हर दिन को ना ऐसे देखो जैसे एक नया दिन है। इस तरह मत देखो कि आज का दिन किसी काम का नहीं है, आज के दिन कुछ भी नहीं होने वाला है। इस बात को देखो कि आपका आज का दिन कितना माइंडफुल रहा है, मन से भरा हुआ था, आपने चीजों को किस तरह से किया। स्टे प्रेजेंट इन द मोमेंट, आज के मोमेंट पर रहो। बोलते हैं ना वर्तमान में जीना चालू करो। वी आर टेकिंग ईच डे एज इट कम्स, ठीक है। इवन दो वी हैव अ गोल, यद्यपि हमारे पास हमारे खुद के कुछ लक्ष्य होते हैं या हमारे ड्रीम होते हैं, वी आर स्ट्राइविंग फॉर, जिसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वी कैन बेटर एंजॉय द प्रोसेस एंड टेक प्लेजर, हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से प्रोसेस को एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं इन द सिंपल एंड वंडरफुल पार्ट ऑफ जस्ट बीइंग अलाइव, है ना, क्योंकि हम इस खूबसूरत दुनिया में जी रहे हैं, हम लोग जीवित हैं। I'll admit this is a skill I struggle with, मैं तो यही कह सकता हूं कि इसके साथ तुम्हें बहुत परेशान रहा, but I see how struggling with mindfulness limits my success। लेकिन मैं देखा कि अगर हमारा माइंड अवचेतन नहीं रहेगा तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। So I keep trying, इसीलिए मैं क्या करता हूं, हमेशा कोशिश करता रहता हूं। So you can give it a try to and build some mindfulness skills। तो आप लोग भी क्या कर सकते हो, ओपन माइंडेड रखने की कोशिश करो अपने आप को, इस स्किल को डेवलप करो। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। भाई आपका एक भाई है, ऐसा बोला, मैं बता रहा हूं एग्जांपल दे रहा हूं, भाई है बहुत अच्छा है लेकिन वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखता, तो क्या होगा, नुकसान उठाएगा। तो आई मेड द बिग मिस्टेक ऑफ नॉट टेकिंग इनफ केयर ऑफ मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अब मैं अपना खुद का एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब ये एक मैंने उदाहरण लिया है आप लोगों के लिए कि इस तरह मैं आपको बताऊं ताकि आप लोग चीजों को समझो। आप लोग चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, किसी की स्टोरी मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने एक नया तरीका आप लोगों को लाया है। तो आई मेड द बिग मिस्टेक ऑफ नॉट टेकिंग इनफ केयर ऑफ माई मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। भाई मैंने अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ का ख्याल नहीं रखा, एंड एज अ रिजल्ट आई गॉट मोल्ड इलनेस। ना मेरे को बहुत बुरी तरीके से बीमारी ने क्या करा, जकड़ लिया। पैरासाइट्स इन स्मॉल इंटेस्टिनल, अब देखिए इंटेस्टिनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ इज स्टोल अ ईयर ऑफ माय लाइफ। मेरी पूरी जिंदगी की चीजों को चुरा लिया, सालों को चुरा लिया। मुझे एक बीमारी हो गई, बीमारी का नाम है। Clearly, this held me back from where I wanted to be. So take care of your health, started by improving your gut health and limiting your exposure to toxins and go from there, है ना। अब यहाँ पर ये दिया है कि अगर आप लोग बीमारी को ध्यान नहीं दोगे तो बीमारी आप लोगों का साल ले लेगी, और अगर आप लोगों का साल बर्बाद होगा, जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इस बात को ध्यान में रखो। Keep developing yourself in new ways, अलग अलग तरीकों से अपने आप को डेवलप करो। The science is clear, the more ways we develop ourselves, the broader our skill set and the more success we tend to have। यानी जितना ज्यादा तरीके से हम अपने आप को डेवलप करेंगे, the broader our skill set, उतनी ज्यादा हमारी स्किल्स बढ़ेंगी, and the more success we tend to have, और हमारे पास और सक्सेस आएगा। So try learning some new emotional skills, इसलिए कोशिश करो कुछ नई इमोशनल स्किल्स को सीखना। Try out some activities, कुछ एक्टिविटीज को सीखो to build these skills। You just might learn something that changes your whole life। हमने अपने जीवन में क्या करना चाहिए, स्किल्स को सीखना चाहिए, कुछ नई चीजें लेकर आनी चाहिए, जिसके चलते हम क्या करें, अपने जिंदगी में कुछ पा सकें। और वही बात जो है यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब हम आते हैं कंपोजिशन में। लेटर राइटिंग आप सभी जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, तो आपको सीखना चाहिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन दिल्ली अबाउट द कल्चर ऑफ बिहार। अपने कल्चर की बात हो रही है, अब देखिए संस्कृति की बात हो रही है, तो बिहार की संस्कृति को लेकर आप लोगों को क्या करना है, एक लेटर लिखना है, पत्र लिखना है, किसको, अपने दोस्त को ना, दिल्ली के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तीन चीजों को ध्यान दो, कल्चर, दिल्ली, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स को हमेशा क्या करा करो, हाईलाइट क्या करो, फ्रेंड, दिल्ली, कल्चर, बिहार, ठीक है। अब क्या करना, लेटर लिखना है अपने दोस्त को जो दिल्ली में है, किस बार को लेकर, जो कल्चर है बिहार का उसको लेकर। अगमकुआन, पटना, है ना। अब देखिए यहां पर मैं क्या करा, मैंने एक मॉडल लेटर लिया है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो हम यहां पर क्या डालेंगे, एड्रेस डालेंगे, जो आपको पता है। यहां पर नाम डालो, पिन कोड डालो, एड्रेस डालो, सेंडर्स एड्रेस डलेगा। होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन योर पिंक हेल्थ, है ना। अब तुम्हारी जो अच्छी हेल्थ है उसकी वो बात करती है, तो होप दिस लेटर विल फाइंड यू इन योर पिंक हेल्थ, मतलब जब ये लेटर तुम्हारे पास आए तो तुम्हारी बहुत अच्छी सेहत हो। टुडे आई वुड लाइक टू अवेयर यू ऑफ द कल्चर्स ऑफ बिहार। आज मैं तुमको इस पत्र में बताऊंगा कि हमारा बिहार का कल्चर कैसा है। द कल्चर ऑफ बिहार इज ओल्ड एंड रिच। जो कल्चर है बिहार का वो कैसा है, बहुत ओल्ड है और बहुत ज्यादा क्या है, रिच है।
इट्स रिचनेस इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, और इसकी जो अमीरी है ना, इसका जो बड़ापन है वो आज भी मौजूद है। द कल्चर ऑफ बिहार इज लाइक अ ट्री हुज शेड गिव्स शेल्टर्स। अगर मैं कल्चर ऑफ बिहार की बात करूं तो वो एक ट्री की तरह है, हुज शेड, जिसकी जो शेड होते हैं ना, जिसकी जो छाया है वो क्या करती है, शेल्टर प्रदान करती है टू ऑल दोज हु कम अंडर इट। जितने भी लोग उसके अंडर में आते जाते हैं उन लोगों को वो क्या प्रोवाइड करती है, छाया प्रोवाइड करती है। द कल्चर टेल्स यू, जो कल्चर है वो आपको बताता है वॉट दिस वर्ल्ड इज ऑल अबाउट, यानी पूरी दुनिया किस चीज को लेकर है। वॉट आर इट्स मोटिव्स, इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन मुद्दा क्या है। रिजल्ट दैट इट गिव्स इज दैट द एंटायर यूनिवर्स इज वन। उसका कहना यह है कि पूरी की पूरी यूनिवर्स एक है। द कल्चर ऑफ बिहार इज सच दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। बिहार का जो कल्चर है वो इतना बढ़िया है कि उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इट इज द कल्चर ऑफ बिहार, ये कल्चर है बिहार का विच मेक्स इट्स पीपल फ्रेंडली, जो उनके दोस्तों की तरह लोगों को बना के रखता है। कोऑपरेटिव एंड हेल्पफुल टू अदर्स, और कहीं ना कहीं सहयोगी है और दूसरों के लिए सहायता करता है। यानी यहां पर हमने क्या करा, यहां पर हमने फ्रेंडली कल्चर की बात की है बिहार को लेकर। इट्स कल्चर इज टू रिस्पेक्ट एवरीबडी। इसका जो कल्चर है वो क्या करता है, लोगों की रिस्पेक्ट करता है, एंड एवरी रिलीजन, हर एक रिलीजन की। देयर आर मेनी पॉलिटिशियंस हु आर ट्राइंग टू ब्रिंग अ बैड नेम टू बिहार। यहाँ पे इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं जो कि क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं टू ब्रिंग अ बैड नेम, बहुत बुरा नाम लाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार को लेकर। बट इट इज द कल्चर विच मेक्स इट्स गोइंग ऑन एंड स्टैंड फॉर्म लाइक अ पिलर। यानी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस होते हैं जो क्या करते हैं, बिहार का नाम धूमिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक दृढ़ तरीके से अगर हम देखें तो एक पिलर की तरह आज भी बिहार स्टैंड करता है। और बिहार की सबसे बड़ी खासियत तो यही होती है माय डियर स्टूडेंट्स कि कहीं ना कहीं अगर हम ध्यान दें तो आप लोगों को समझ में आएगा कि जो बिहार है वो अपने कल्चर को लेकर बहुत ज़्यादा रिच है। गिव माई रिगार्ड्स टू एल्डर्स। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो लड़का है जो लिख रहा है वो बोल रहा है कि मेरी जो भावना है, जो इज्जत है, वो कहीं ना कहीं आप अपने बड़ों को दो, मेरी तरफ से उनके लिए रिस्पेक्ट है। यंगर लोगों को भी प्यार दो, छोटों को प्यार, बड़ों को प्यार ना। हम कहते हैं ना, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार। यू आर लविंगली कविता ना, यानी यहाँ पर नाम ले आप XYZ भी ले सकते हो। तो ओवरऑल यहाँ पर यही बताया है कि बिहार का कल्चर कैसा है, किस तरह से डील करना है। भले ही कुछ भी नेगेटिव चीज़ें अगर वहाँ पर मौजूद हों तो उसके बाद भी हमारा कल्चर जो है बिहार का वो बहुत बढ़िया है। आप लोग चाहो तो बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, आप विश्वविद्यालयों को मेंशन कर सकते हो, कुछ अलग अलग उदाहरण वहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हो। राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग, है ना। जो महत्वता है ना ओरिजिनल थिंकिंग की, जो सही सोच है आपकी, उसको आपको क्या करना है, लिखना है उसकी इंपॉर्टेंस। तो आप बोलोगे सर ये ओरिजिनल थिंकिंग क्या होती है। ओरिजिनल थिंकिंग का मतलब होता है जो आप सोच रहे हो जो सही में है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि यह एक एप्पल है, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण आपको एक और उदाहरण देता हूं, चलो। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो कि एक बॉटल है, ठीक है, ये एक बॉटल है। अब ये बॉटल जो ओरिजिनल है और एक बॉटल मैंने यहां बनाई है ना, एक ये बॉटल है। तो ओरिजिनल कौन सी है, ये ओरिजिनल है ना। तो यहां पर हमें क्या करना है, हमारी जो ओरिजिनल थिंकिंग है, ये नहीं कि जो किसी ने बोल दिया वो नहीं, जो ओरिजिनल है, जो सही थिंकिंग जो है, जो सही में मौजूद है, उस विचार के महत्व को बताना है। तो चलिए अब हम देखते हैं यहां पर क्या दिया है। देयर इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ ओरिजिनल थिंकिंग इन लाइफ, है ना। जो ओरिजिनल थिंकिंग उसका बहुत बड़ा महत्व है। पीपल विद ओरिजिनल थॉट्स आर ऑलवेज मूविंग अहेड। जो एकदम ऐसे ओरिजिनल थॉट्स अपने अंदर रखते हैं वे लोग हमेशा आगे बढ़ते हैं। वी कैन से दैट ओरिजिनल थिंकिंग इज द की टू सक्सेस। कहीं ना कहीं ओरिजिनल थिंकिंग क्या है, सक्सेस का क्या है, की है। की का मतलब क्या होता है, चाबी है भाई। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाहते हो तो इस की को अपने हाथ में धारण कर लो। वी हैव नोटिस्ड दैट ऑल दोज पीपल हु हैव अचीव्ड ग्रेटनेस इन लाइफ, वे सभी लोग जो लोग अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाए हैं, आर द ओरिजिनल थिंकर्स। वे लोग सही के सटीक थिंक कर रहे हैं, एक जैसा सोचने वाले हैं, जैसा सही है वही सोचते हैं वो।
दे डेयर टू थिंक समथिंग डिफरेंट एंड न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। शुरुआत में उन्होंने बहुत कुछ नया सोचा। भाई ऐसा भी नहीं सोचना है जैसे आदि पुरुष मूवी में ओम राउत जी ने सोचा, ऐसा नहीं सोचना हमें कि रामायण और रामचरितमानस को हम अलग तरीके से ले लें, इस तरह नहीं। हमें नया सोचना है, हमको नया लाना है अपने दिमाग में, ठीक है। हमको किसी चीज़ के साथ खिलवाड़ नहीं करना। हम देखते हैं आज के समय जो पिक्चरें बन रही हैं वो क्या है, ओरिजिनल थिंकिंग को क्या करें, डिस्टॉर्ट कर रही हैं। आप देखोगे कि जो भी चीज़ें होती हैं वो गलत है। तो हमको इस तरह भी नहीं कि ऐसी सोच रख लें जिसके कारण हमारे संस्कृति का नाम खराब हो, चीज़ों का नाम खराब होता है। उन सब चीज़ों को हमको ध्यान नहीं देना। पीपल हु जस्ट फॉलो द रॉन्ग एंड अनहेल्दी ट्रेडिशंस आर द लूजर्स। भाई जो लोग फॉलो करते हैं रॉन्ग और अनहेल्दी ट्रेडिशंस को, भाई अब देखिए यहाँ पर अनहेल्दी और रॉन्ग का मतलब क्या होता है, गलत, और अनहेल्दी जो है अस्वस्थ। तो ट्रेडिशंस जो होते हैं आर द लूजर इन द लाइफ। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऐसे लोग जो फॉलो करते हैं ऐसे ट्रेडिशंस को जो बिल्कुल सही नहीं है, बेकार है, वो हमेशा लूजर हो जाते हैं, है ना। दे जस्ट थिंक समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन टॉट टू अदर्स। जो लोगों को सिखाया है उसी को पालन करते हैं। वे डरे हुए होते हैं ऑफ समथिंग न्यू। कुछ नया करने के लिए आप डर जाओ। दिस इज द रीजन दे लैग बिहाइंड। और यही कारण है जिसके कारण वो छोड़ जाते हैं। वी कैन मेक आवर लाइफ ऑनरेबल बाय थिंकिंग समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। हम जो अपने जीवन को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जतदार बनाते हैं बाय थिंकिंग समथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। मतलब पहले ही बार में अगर हम सोचें तो कुछ नया सोचकर अपने जीवन को कुछ आगे लेकर जा सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ओवरऑल बात क्या हो रही है, यहाँ पर ओवरऑल बात यही हो रही है कि हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच का दायरा कैसा होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ ओरिजिनल थिंकिंग की, ठीक है, मैं इसको ओटी लिख देता हूँ। तो ओरिजिनल थिंकिंग जो होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कैसी होनी चाहिए, कुछ नई होनी चाहिए। भाई न्यू है ना, आप अगर कुछ नया सोचोगे तो कुछ नया डेवलप करोगे। अगर आप ओल्ड विचारों पे लगे हो, ओल्ड थॉट्स जो हैं, जो ओल्ड थॉट्स हैं वो क्या करते हैं, आप लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जो ओल्ड थॉट्स हैं उनको आपको ज्यादा फोकस नहीं करना, नए विचार लाओ, नए विचारों से आगे बढ़ो, ये जीवन में आपको आगे लेकर जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये वाला सेशन कंप्लीट हो रहा है और हो ही चुका है। बस आगे की और एक्सरसाइजेस बची हैं। ऐसी ही वीडियोस के लिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद।